नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। जिस पल का था इंतजार वो आपके सामने स्क्रीन पर। दहकती तेजी फिलहाल आपके सामने निफ्टी पर 16वां सावन हमारे इंडेक्स पर चलता हुआ, और ये जो बुल्स की दौड़ है ये देखते ही बनती है। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। 16,050 161 अंक की वृद्धि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आपको भी शैल जी तहे दिल से शुभकामनाएं। और भरोसा था हमारा कि 16,000 आ जाएगा। लीजिए, अगर आप देखें 16,000 आज आ गया। शैल जी, दो बातें बस कहना चाहूंगा। 450 पॉइंट का ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यानी हमने जो झेला ना पीछे 2 महीने दर्द, ये 450 पॉइंट का ब्रेकआउट है। और अभी निफ्टी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस शायद परफॉर्मेंस से बदल जाए। ये इस बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहेगा आगे चलते हुए। शैल जी, आपकी निगाहें कहां पर हैं, बताइए। आज हमने 16,000 तो हासिल कर लिया, लेकिन यहां से आगे आपकी निगाहें किस चीज पर टिकी हुई हैं? तो वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से अब एक नई जिंदगी का आगाज आपके सामने है। हम लोग वैसे ही चिंता कर रहे थे कि आईपीओ का हफ्ता है और 4 आईपीओज आपको खुलते हुए दिख रहे हैं, उस वजह से शायद सेकेंडरी मार्केट्स में कुछ ठेस लगे, लेकिन सेंटिमेंट चुस्त दुरुस्त और मजबूत है। आपके सामने अब एसबीआई के नतीजे आते हुए दिखेंगे और वो आपको मूड सेट करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी का। आईसीआईसीआई बैंक की बहुत ही मजबूत प्रदर्शन था और उसका आप देखिए साथ आपको देता हुआ दिख रहा है आज ही एसबीआई बैंक। कोटक बैंक में आप एक वापस टर्न अराउंड केस देख रहे हैं और एक्सिस बैंक भी हमारी तरफ ही आपको काम करता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से अब आपको जश्न बनाना शुरू करना चाहिए बैंक निफ्टी पर। जैसे 35,000 का आंकड़ा पार होता है, एक नई चमक और दमक आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। लेकिन खेल अभी भी पहली तिमाहियों का ही है और मिड कैप्स में जो आप नतीजे आते हुए देख रहे हैं उससे ब्लू चिप्स को भी बहुत बढ़िया मजबूती आती हुई दिख रही है। आप मुझे बताइए, अब यहां से निफ्टी पर हमें कहां नजर रखने चाहिए? 16,000 बुल्स के कब्जे में। जी हाँ शैल जी, देखिए डेटा अगर आप देखें आज सुबह का पॉइंट क्या था। सबसे बड़ा कॉल राइटर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा था 15,900 पे। हमने एक सुबह लेवल तय किया था शैल जी 917, उसके ऊपर खुले फर्स्ट कोलैप्स, हमने उसको वॉलेट नहीं किया। वहीं अगर आप देखें 16 बाजार की अगर आप देखें भूमिका बंद गई थी। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर सिर्फ 15,900 पे था, ना कि 16,000 पे। शैल जी, अब एज पर दीज स्टैट्स, जो अभी के पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं, आपको स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है। इंट्राडे में 16,080 और 16,160 की अगर आप देखिए रेंज कल तक के लिए और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए तक के लिए खुल गई है। और जो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट है यानी 15,917, वो आपका एक बहुत वाजिब स्टॉप लॉस होगा बतौर एक पोजिशनल ट्रेडर। स्टे लॉन्ग। दूसरी चीज क्या है, अब हमें प्ले करना है बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस को, यानी वो डिफरेंशियल जो निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्रिएट हो गया है उसको प्ले करना है। आपने बखूबी बयां किया इस बात को शैल जी कि 35,000 का जोन। 35,000 क्या है? 35,000 के जोन पे अगर आप देखें आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वहीं पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। तो उसके बाद आपको बड़ा स्विंग मिलेगा बैंक निफ्टी में 35,000 के बाद। 35,000 के प्राइस से पहले याद रखिएगा निफ्टी बैंक एक टिपिकल सिमेट्रिकल परफॉर्मेंस में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा चार्ट पैटर्न है। और शैल जी, मैं अब थोड़ा सा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्पेशली एसबीआई पर फोकस करना चाहूंगा। और एसबीआई का स्ट्रक्चर बहुत शानदार इस वक्त। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो पहली तिमाही के नतीजे आपको एसबीआई सुनाता हुआ दिखेगा कल, और चहक तेजी की आपके सामने फिलहाल। आज शो जरा अलग तरीके से शुरू करते हैं। हमारे तेजी के जनक आपको अक्सर सीएनबीसी आवाज पर दिखेंगे, भसीन साहब। आज हमारी खुशकिस्मती कि आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ जूम पर। और भसीन साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मायूसी में सबका साथ दिया और यह कहा कि 16,000 जरूर आएगा। एक आध हफ्ते की हेरफेर इधर उधर हो जाए वो बात की बात है, लेकिन सामने चार्ट्स पर 16,000 दिखता हुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही शानदार ट्रेड के लिए। थैंक यू शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। और ये तो सीएनबीसी आवाज के लिए विक्ट्री है। जिन्होंने चैनल देखा है वो 16-15-500 पे उस दिन मायूस नहीं हुए, क्योंकि हमने कहा था 31 जुलाई, तो 3 दिन बाद आया। वो इतना तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और अभी तो शुरुआत है, तो वीरू को भी मुबारक हो,
कि इंडिया ने बहुत बढ़िया हॉकी प्ले खेली और सेमीफाइनल में पहुंचे, और मैंने आपको कल ही कहा था कि मुझे आशंका है आज ही हो जाएगा। तो देखिए, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? एक्सेलेंट वेदर इन दिल्ली, इंडिया इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द हॉकी आफ्टर 41 ईयर्स और 16,000 का इंडेक्स। तो मैं 3 दिन की हेर स्वेर थी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, आई स्टक माय नेक आउट, 16,000 आ रहा है, और अभी तो आपको 16,400 दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे। तो बसीन साहब, सबसे पहले आपके लिए पेश है ये शानदार घी शक्कर। ऑनलाइन ही भेज रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, तो दिखा के ही घी और शक्कर दिखा दें तो एक तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और दूसरा बात की बात पूरी हो जाती है। दिल्ली में कभी मुलाकात होगी तो इसका सेवन भी करेंगे साथ। लेकिन ये बताइए, 16,000 तो अब आपकी जेब में है, 16,400 की आपने हुंकार लगा दी। इन 400 पॉइंट में कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको साथ देते हुए दिखेंगे तेजी में? नहीं, देखिए, आपके लिए मैं पहले ही बताऊं, मैं 2-3 दिन से मैंने 285 पे आपको टाटा मोटर कहा था, मैंने सन फार्मा, भारती, कल मैंने आपको 2-3 दिन से कोटक, जबकि सब बेरिश हैं कोटक पे, 1635, 40, 35, आज देखिए कोटक इज इट 1682, कोटक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। अब बैंक्स की बारी है, और बैंक्स में आपको और बता दूं कि मिड कैप बैंक्स हैव गॉन थ्रू ऑल द पेन। जो क्लेंजिंग थी वो हो गई। वी नो दैट दिस 45 days has been because recoveries were slow, but the banks की cost of capital is at the lowest, उनके net interest income margins बहुत strong है। तो I think there will be autos and banks which will lead the next part of the rally। 16,400 is a number, मैं ये नहीं कह रहा कि आज या कल में, बट देखिए शैलेंद्र जी, चाइना का ये जो फियास्को है वो और इंडिया का मजबूत करता है। हमारी डेमोग्राफिक्स फॉर वंस आर शेपिंग अप वेल बिकॉज वी हैंडल द पैंडेमिक। और मैंने जैसे आपको कहा, इतनी व्यंजन स्पेंडिंग की उम्मीद है मुझे कि अगले 4-5 महीने के बाद आपको होटल की रूम नहीं मिलने वाला और प्लेन की टिकट। तो कंजम्पशन, स्पेंडिंग, बैंक्स, क्रेडिट, ऑटो सेल्स, ऑल आर गोइंग टू बूस्ट द मार्केट। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस। आप स्टॉक वाइज पूछते हैं तो मैं आज आपको एक स्टॉक बताता हूं जो जिसने अंडर परफॉर्म किया है, बट मैं सोचता हूं 16,000 पे इट्स मोस्ट एप्टली प्लेस्ड। दैट इज एचडीएफसी लाइफ, वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरर्स, बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग दे अंडर परफॉर्म द मार्केट। बट यही मौका है, कल और परसों में था एचडीएफसी लेने का, आज एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी लाइफ 670 पे आपको एक मैं कह रहा हूं ईयरली एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दिस स्टॉक विल एक्चुअली गो टू 1,000 रुपीज इन द, बट अभी तो 670 में मेरे पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है फॉर अ टारगेट ऑफ 725, एंड आई थिंक इट विल बी एन आउट परफॉर्मर इन द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली। ओके वसीम साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कभी भी हिस्टोरिकली अगर आप देखें, इतिहास में हमने प्रीवियस हाइस को या फिर ऑल टाइम हाइस को बिना बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के नहीं निकाला, और इंटरेस्टिंगली आप 15,500 से 16,000 हो गए, और बैंक निफ्टी अभी भी अपने प्रीवियस हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल, यानी कहीं ना कहीं ये डिफरेंशियल प्ले करने का एक अच्छा मौका है। आपने कोटक की राय दी। सर, ये सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में अदर देन कोटक अगर आप देखें काफी नीचे भी आ चुका है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त अदर देन कोटक? सर, एज ए डिस्क्लोजर, मैं तो 350 रुपए से स्टेट बैंक कर रहा हूं। 600, 650 तक मैं रुकूंगा नहीं। स्टेट बैंक, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आज इनकी प्रोविजनिंग और नंबर्स, इनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लोएस्ट है। स्टेट बैंक का मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इट विल कम आउट विद नंबर जो कभी आपने देखे नहीं है। और साथ में आप देख के चलिए, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, कोई भी कमोडिटी साइकिल इज पीकिंग, इज गोइंग अप, तो इनको तो रिकवरीज आर गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो स्टेट बैंक हैज टू बी द ब्यूटी। आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों हमारी कोर आइडेंटिटी में है। हमें मिड कैप बैंक्स भी बहुत पसंद है, लेकिन वो अंडर परफॉर्म किए इस क्वार्टर के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर से दे विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। अब बसीन साहब, जरा प्रश्न थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। आपने अपनी पसंदीदा बताई, एचडीएफसी लाइफ, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। मिड कैप्स में कहां आपको मोमेंटम बरकरार दिखता है? 2 या 3 काउंटर्स इस क्षेत्र से भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक छोटे टिकट आइटम खरीदने में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने ये आपको 2 दिन बाद देने का कहा था, लेकिन आपने स्पेशल शो किया तो मैं स्पेशल शेयर बताता हूं। देखिए, एक शेयर है आईआरबी इंफ्रा। इट इज द लार्जेस्ट रोड बिल्डर एंड ईपीसी प्लेयर इन द कंट्री। 16,000 रोड उसने बनाई है विद टोल टैक्स।
बट आईआरबी 10 साल से अपना मॉडल रीफॉर्म कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, स्टेट्स, आज की डेट में शैल जी फास्टैग हैज बिकम अ नेसेसिटी. देयर इज नो डाइवर्जेंस फ्रॉम द मेन टोल लाइंस. टोल टैक्स कलेक्शंस आर एट द हाईएस्ट एंड द ईपीसी साइड देयर बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. 5,500 करोड़ की मार्केट कैप है आईआरबी की. मैं आपको दावे से कहता हूं अगली दिवाली 10,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी कम से कम. तो इसका मतलब 165 वाला 160 वाला शेयर 350 रुपए दिखाऊंगा. ये मेरा टॉप पिक है. दिस विल बी द नेक्स्ट एलएनटी इन द मेकिंग. तो आईआरबी इंफ्रा अगर आप 1-2 साल रखेंगे तो आप मान नहीं सकते कितना पैसा बनेगा. एज ए डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को काफी दिलाया है और अभी भी दिला रहे हैं. तो फिलहाल आपके सामने एक बढ़िया स्टॉक आता हुआ मिड कैप स्पेस में चहकता हुआ, और वसीम साहब के हिसाब से आपको ये कम से कम साल भर अपने पोर्टफोलियो में रखना है. संजीव जी, प्रश्न हमारी तरफ से तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर आप कोई लाइन या टिप्पणी या संदेश या सतर्कता बाजार में बताना चाहते हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए. तो मैं ये कहना चाहता हूं शैलेंद्र जी, देखिए हम भी बहुत प्रयास करते हैं. आपके यहाँ 3 बारी दिन में आते हैं. हमारा इंटरेस्ट हमारे क्लाइंट है हमारे को. सो वी आर ऑल्सो हैव अ स्लाइट बिट ऑफ बायस ऑन सर्टेन स्टॉक्स. वी ऑल्सो गिव दैट एज अ डिस्क्लोजर. हाउएवर हमारी चेष्टा आपके चैनल से यही है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ 1 डे और अ 1 वीक और अ 1 मंथ कैलेंडर. आपको ये निवेश का आइडिया बढ़ाना है, क्योंकि आपको और कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी. सोना 52,000 है, सेंसेक्स 53,000 है, प्रॉपर्टी के तो एसेट्स विल गो बियॉन्ड ऑल कैलकुलेशन, बट बीइंग इन्वेस्टेड इज द ओनली मंत्रा. और आज भी मैं सोचता हूं कि इंडिया में जो स्ट्रेंथ आपको दिखी है 6 महीने में, वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज. और इससे बुलिश चीज हो नहीं सकती. इसलिए नहीं कि सीडीएसएल और ब्रोकरेज हाउसेज आर गोइंग अप, बिकॉज उसका कारण है. तो आई थिंक इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ वेरी बिग अपटिक. आपने कमोडिटीज देख ली, मेटल्स, तो स्टे इन्वेस्टेड. ये रोज की लोगों की बातों से और इन्वेस्टर से और टेक्निकल से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अगर निवेश करना है तो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी नॉइज. नहीं तो आप 16,000 पे वापस आ नहीं सकते अगर आप 14,000 पे निकल गए. तो सिंपल थिंग इज, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, स्टे विद द बिजनेसेस. अगर आप ट्रेडर हैं तो जरूर सीएनबीसी आवाज देखिए, और जो आपको स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं उन चीज का ध्यान कीजिए. बट सीएनबीसी आवाज जरूर देखिए, शैलेंद्र जी, वरिंदर जी को और मेरे को. वसीम साहब, इस इतनी बढ़िया राय के लिए आपका बहुत बहुत आभार. और यकीनन आप दिन में 3 बार जुड़ते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं. 9:45, 1:30 और 2:45, उसका आपके लिए तहे दिल से आभार. चलिए, दिल्ली आते हैं तो मुलाकात होगी और इस हसीन मौसम का हम लोग लुत्फ भी उठाएंगे घी और शक्कर के साथ. वीरेंद्र जी, चलिए अब जरा ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करते हैं. ओवर टू यू. जी हाँ शैल जी, एक तो अगर आप देखें, मैं स्क्रीन पर एक बात कहना चाहूंगा कि 2 बज रहे हैं. डाबर का ये नंबर आपके स्क्रीन पर व्यूअर्स के लिए चल रहा है, और शायद अर्निंग सीजन में ये बॉटम लाइन के लिहाज से, टॉप लाइन के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखें, वन ऑफ द बेस्ट नंबर है. और इसका इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल है कि एचयूएल डे हाई पर, गोदरेज सीपी डे हाई पर, डाबर डे हाई पर, सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पे फ्लो करते हुए 640.95, डाबर एट ऑल टाइम हाई. अब एक एक करके ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं. असित हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक चार्ट अभी बताना चाहूंगा. जरा एक बार आप आईआरबी को लेके आइए. अभी मेंशन किया था ये सर ने भी, और क्या गजब का स्विंग आया था यहां पर. और उसके बाद ये नीचे की चैनल कटी है और करीब करीब 170 का जोन काट के अगर आप देखें, ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी करता हूं. लुक एट आईआरबी. इससे बातचीत करेंगे. हमारे साथ पैनल एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा, उन पे एक टेक चेक ले लेता हूं. 170.65 नाउ, 172 नाउ. और आप यकीन मानिए 172 का रेंज काटने के बाद जो रेंज इस स्टॉक के लिए खुलती है वो है ऊपर के साइड 177 से 178. मानस, आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पे? आईआरबी इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करता हुआ. देखिए, ट्रेडिंग की बात करिए तो अभी रिसेंटली हमने करीब 25 रुपए का करेक्शन देखा, लेकिन इस करेक्शन में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं फिसला. आज पॉइंट इसलिए है क्योंकि स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है. वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बॉटम ऑलरेडी बन गया है. और अब स्टॉक में तैयारी होगी पिछले हाईज को टेस्ट करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 188, 189 के आसपास है. तो 190 की टारगेट सेट करें, अभी खरीदारी करें और 160 का स्टॉप लॉस लगाएं.
आपके सामने बढ़िया मूव आईआरबी इंफ्रा देता हुआ, और अगर आप टॉप लाइन देखें इस कंपनी की, ये है 5,299 करोड़ सन 2021 की, और आप अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो है लगभग 5,753 करोड़। चलिए ऐसा करते हैं, आईआरबी इंफ्रा को जरा साइड पर रखते हैं, ये काउंटर हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे। वसीम साहब की मिड कैप स्पेस में सबसे पहली पसंद ये है, और शुरू करते हैं सिलसिला स्टॉक पिकिंग का। सबसे पहले असित जी से जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से वो तैयार है एक शानदार ट्रेड शेयर करने के लिए। असित जी बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? Good afternoon, Shil sir. Good afternoon, Viren ji. Congratulations to everyone. We have achieved a kind of a milestone. But मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए this is all number. रिस्क पैरामीटर लेके हमें ट्रेड करना चाहिए। आज के लिए Shil sir, मैं HDFC में बुलिश हूँ, HDFC लिमिटेड में। इसका 25 का स्टॉप लॉस लेके वी कैन प्ले टुवर्ड्स अराउंड 25.80। काफी रिजल्ट के बाद जो थोड़ा डाउन टिक आया था, आई थिंक इट इज गोइंग टू क्रॉस अराउंड 2600 इन कमिंग डेज। सो HDFC लिमिटेड इज बाय फॉर मी टुडे। चलिए, HDFC आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। कल हमारे साथ जुड़े हुए थे केकी मिस्ट्री साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC के, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बातें करी, और ये भी कहा कि जुलाई का महीना उनके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब 200 DMA के ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। राजेश पालिया साहब को जोड़ते हैं। पालिया साहब, क्या पसंद आ रहा है आपको इस धमाकेदार तेजी में? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सभी को बधाई। 16,000 के ऊपर अब हम ट्रेड कर रहे हैं। ये सिलसिला तेजी का तो चलता रहेगा। तो आज जो स्टॉक अभी यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो लार्ज कैप IT स्टॉक TCS हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में एक करेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन देखा हमने, एक रेंज बाउंड मूव था, अब यहाँ पे उसमें ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे आता हुआ दिख रहा है। तो TCS यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी 32.55 के स्टॉप लॉस से। हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 33.30 से 33.40 तक के। तो TCS आज देखें तो करीब 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखा है, और स्टॉक एक करेक्शन के बाद जो रिवर्सल मिला है, हमें लगता है अब यहाँ से TCS में मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा, और वो यहाँ से कहीं ना कहीं इंडेक्स को भी सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो आप TCS 3271 पर आप देखें तो ये ट्रेड करता हुआ 3330 का टारगेट। बेहतरीन चार्ट आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें। अब डाबर के नंबर्स का इंपैक्ट देखिए, डाबर 620 हो गया, 614 पे मेंशन किया था, अब 617.65 अगर आप देखें ट्रेड, और 620 होके आ गया। अर्निंग्स का इंपैक्ट देखिए, इस अर्निंग सीजन में जो स्टॉक ने अच्छी अर्निंग्स दी वो अगर आप देखें बिल्कुल ही तब्दील हो गया। यही शो हुआ था सन फार्मा का, और यही डाबर का हाल है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश रावत सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का। वेल, गुड इवनिंग एंड कांग्रेचुलेशन सभी को। 16,000 का एक कीर्तिमान हुआ है। अब 16,388 एक नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट से वो लक्ष्य रहेगा, और 15,900-950 सपोर्ट है, तो लॉन्ग साइड होना चाहिए। इसलिए मैंने चुना है स्टॉक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे इसका स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा हाई, ऑल टाइम हाई की करीब ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है खरीदने के लिए। टारगेट होगा 450, स्टॉक होगा 438। बाय मोड पर है, सेफ स्टॉक लगता है। अगर ये कल सुबह भी देना होता चार्ट तो मैं कल भी दे देता। आज है, मतलब आज और कल के लिए भी चलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वीरेन जी समझिए कि बहुत ही शानदार कॉल आपको आती हुई दिख रही हैं, और मेरे ख्याल से जो सबसे अहम कॉल है वो है SBI की। यहाँ पर नतीजे आपके लिए कल ड्यू हैं, और उनका चर्चा कुछ देर में सुमित जी भी आपको करते हुए दिखेंगे। इस काउंटर पर हमें खासा ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से 446 रुपए जो है वो है ऑल टाइम हाई, और अगर स्टॉक आपको आज क्रॉस करते हुए दिखता है नतीजों से पहले, तो ये एक अपने आप में ही उपलब्धि होगी। ऑल टाइम हाई इस काउंटर की है लगभग आप यूं समझ लीजिए 443 रुपए के आसपास, 444.40। देखते हैं क्या सूरत हाल यहां पर रहता है। अब जोड़ते हैं रचना जी को। रचना जी, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम है बाजार में, बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? जी, मेरा जो प्लान कॉल है वो यूनिलीवर का है। हालांकि उसका फर्स्ट टारगेट थोड़ा नजदीक आ चुका है। फर्स्ट टारगेट यूनिलीवर फ्यूचर्स इज 2390, तो थोड़ा नजदीक आ चुका है। तो उसके बाद वाले टारगेट्स में 2410 एंड 2440 ये है, और स्टॉप लॉस है 2340 का, और ये फ्यूचर्स के हिसाब से है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्यूचर्स आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं। सुबह यहां पर चर्चा हो रही थी 200 डीएमए के आसपास ये काउंटर मंडराता हुआ और अब यहां पर एक बढ़िया बाय कॉल जनरेट हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने नितिन स्पिनर्स का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा पहली तिमाही का। यहां पर आपने कंपनी को 60 करोड़ का मुनाफा दिखाया है मुकाबले 9 करोड़ के नुकसान का। तो एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड आपको इस टेक्सटाइल मेजर में आता हुआ दिख रहा है। 285 प्राइस। ध्यान दीजिए आज नीरज जी की टीम में आपने लगभग 3 टेक्सटाइल जायंट्स देखे थे और तीनों काउंटर्स बढ़िया तरीके से काम करते हुए। 60 करोड़ का मुनाफा मुकाबले 9 करोड़ के नुकसान का और एबिटा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 128 करोड़ मुकाबले 28 करोड़ के। तो देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम आपको टॉप लाइंस में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहां कर सेल्स का नंबर देखें तो वो 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी है, 554 करोड़ मुकाबले 220 करोड़ के। ये काउंटर आपके सामने चहकता हुआ। इस 16,000 की तेजी के जनक अगर टेक्निकल मार्केट्स में हैं तो वो है राहुल शर्मा साहब। उनका स्वागत करते हैं। राहुल जी, तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए पेश करेंगे कुछ ही समय में, लेकिन ये बात पक्की है ये जो आपने तेजी पकड़ी 2 दिन पहले वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अब नजर कहां है? जी हाँ, शुक्रिया शैल जी, वीरेंद्र जी और पूरे पैनल को नमस्कार। देखिए निफ्टी ने 16,000 का लेवल कंफर्टेबली निकाल दिया है। अब मेरी निगाहें बैंक निफ्टी पर शिफ्ट हो रही है। देखिए कल एसबीआई का रिजल्ट है, एसबीआई का लॉन्ग ट्रेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जो 36,000 का ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी वाला, यानी कि 26 अगस्त की एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है 235 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसे बाय करके चलना चाहिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि ये ऑप्शन यहाँ से डबल हो सकता है। कल अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहते हैं एसबीआई में तो अच्छा मूव आएगा ही। और साथ ही में बैंक निफ्टी में जो 35,000 का एक तरह से जो हर्डल है, आई थिंक जैसे ही क्रॉस होगा कम से कम बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 800 से 1000 पॉइंट की इमीडिएट तेजी देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए और स्टॉक के हिसाब से जो हाई कन्विक्शन पिक है वो हमारा है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक में एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने स्पॉट किया है। मेरे हिसाब से फेडरल बैंक आपको 95 रुपीज तक की अपसाइड, यानी कि तकरीबन 10 से 12% की अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है। 85 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक को बाय कीजिए और ये उन प्राइवेट बैंक्स में से है जहां पर काफी टाइम से मूव नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है पूरे के पूरे बैंकिंग पैक में। अगर किसी को इंडेक्स प्ले करना है तो ऑप्शन बाय कीजिए बैंक निफ्टी का, और अगर किसी को स्टॉक वाइज प्ले करना है तो फेडरल बैंक मेरे हिसाब से टॉप पिक करेगा। जी कल भी अगर आप देखिए राहुल जी ने ठोक बजा के अगर आप देखें 16,000 की कॉल बोली थी और अब राहुल जी कह रहे हैं 36,000 की कॉल है। तो लगभग अगर आप देखें तो ये कॉल अभी भी आपके ग्रिप में है। शानदार प्रॉफिट है और इसको ट्रेल कीजिए, अभी इसको चलाइए 220 पे, कल 135 पे थी। शानदार कॉल थी यहां पर ये। और अब राहुल जी मान रहे हैं कि एसबीआई पे फोकस कीजिए, एसबीआई इज द लीडर। एक बार जरा इंटरडे चार्ट लेके आइए शैल जी, एसबीआई देखिए 2 बजे से लेके अब तक 443.40 से लेके 446 सुबह आपकी और मेरी काफी मंत्रणा हुई थी इस स्टॉक पे, लगभग 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में। एसबीआई देखिए शैल जरा एक बार अर्निंग से पहले। वीरेंद्र जी, फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको एसबीआई पर लगता हुआ दिख रहा है। यहां पर चाबुक लगाइए राहुल शर्मा साहब ने, इसको खिताब देते हैं निफ्टी के नवाब का। और नतीजों से पहले आपके सामने ताबड़तोड़ तेजी काउंटर में आती हुई 2.5% ऊपर 445.60। कोई ऑप्शंस यहां पर पसंद आते हो तो वहां पर चर्चा कीजिए। शैल जी मेरे ख्याल से तो मैं जिस ऑप्शन पे सुबह से बुलिश हूं और वो है 450 की कॉल। इस वक्त आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन जो सुबह भी हमने डिस्कस किया था, सुबह हालांकि हमने 440 का डिस्कस किया था, इस वक्त जरा जो बेस्ट ऑप्शन है एसबीआई की वो है इसकी 450 की कॉल। राहुल जी एक बार जरा मैं इसकी एसबीआई कॉल का प्रीमियम निकाल लूं। इसकी 450 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब 15 रुपए में। और अगर आप पिछले 4 दिन की कैंडल देखें तो इट्स अ ब्रेकआउट ऑन दैट ऑप्शन एज वेल। आपका टेक 35,000 के ऊपर इस वक्त निफ्टी आ चुका है, अपना क्रिटिकल सप्लाई जोन पार कर लिया। इस ऑप्शन पे आपका टेक। जी देखिए वीरेंद्र जी, एसबीआई की फितरत रही है, रिजल्ट्स के पास ये स्टॉक बहुत जबरदस्त चलता है। आपको याद होगा मई के महीने में जब इसका प्रीवियस रिजल्ट आया था तभी भी स्टॉक ने बहुत एक्सप्लोसिव मूव दिया था। उसके पहले बजट के आसपास हमें बड़ा मूव देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी सिमिलर सेटअप दिख रहा है मुझे एसबीआई में। आई थिंक 450 का जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ट्रेड निकल के आ सकता है। 15 रुपए के आसपास इसे बाय कीजिए। मेरे हिसाब से कल के सेशन में अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहते हैं
और जो हिसाब से एसबीआई का टेक्निकल सेटअप है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एसबीआई 5 से 6% का मिनिमम मूव कल के सेशन में दिखा दे। तो आई थिंक ये ऑप्शन 15 रुपए में बाय करना चाहिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से। ऊपर में 25 से 28 रुपए तक के लेवल आपको ये कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो 25 से अगर आप देखें 28 रुपए आपको इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। सुबह हमने 440 का डिस्कशन किया था और उसको भी रखिए। अगर आप देखिए आपकी ग्रिप में अगर है ना तो वो रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं शैल जी एक चीज स्क्रीन पर देख रहा हूं, वो क्लियरली विजिबल है कि एसबीआई ही नहीं, अगर आप देखें एसबीआई के पूरे खेमे में सब्सिडरी में अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव है। लेट्स ब्रिंग एसबीआई लाइफ। और एसबीआई लाइफ अगर आप देखें इस वक्त 1138 पर अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे फ्लोट करता है। अब मैं करियर का ऑल टाइम हाई कह रहा हूं तो ये समझ लीजिए कि 29 जुलाई को ये गया था 1149 तक का, लेकिन वहां टिका नहीं था। वहां से अगर आप देखिए पीछे आ गया था बैकफुट पे। आपकी राय मानस क्या होगी 1136.55 पे एसबीआई लाइफ का ब्रेकआउट, इसे भी प्ले करना चाहेंगे क्या आप? आउट एक्चुअली कुछ दिन पहले आ गया था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज खत्म हो गया है और अब रैली रिज्यूम होगी। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। पोजीशनल टारगेट 1210 से लेकर 1225 की रेंज में है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते आपको एसबीआई लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा। वीरेंद्र जी जरा अदानी पोर्ट्स के नतीजों पर आपके सामने जरा नजर डाल लेते हैं। मुनाफा लगभग अनुमानित रहा 1307 करोड़, जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। और आपके सामने साल भर पहले ये मुनाफा था लगभग 758 करोड़ का। तो ये एक बढ़िया आपके सामने स्विंग ट्रेड कम से कम मुनाफे में भी आता हुआ दिख रहा है। टॉप लाइन आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई दिखेगी और यहाँ पर आप फिलहाल जो टॉप लाइन आते हुए देख रहे हैं वो है 1307 का। आप यहाँ पर पहली तिमाही का मुनाफा देख रहे हैं। स्टॉक आपको 18 रुपए बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपके सामने फिलहाल एक अच्छा स्विंग ट्रेड आता हुआ दिखेगा। रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो पिछले साल का था लगभग 2293 करोड़ और अभी इंतजार है किस तरीके से आपको आता हुआ दिखेगा। जी हाँ, आपके सामने मुनाफा है, टॉप लाइन है लगभग स्क्रीन पर आती हुई 4560 करोड़ रुपए। तो दोनों आंकड़े अब आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। लगभग समझिए कि 90% वृद्धि आपके सामने आएगी अदानी पोर्ट्स की टॉप लाइन में 4560 करोड़ और आपके सामने जो मुनाफा है वो 1307 करोड़ है मुकाबले 758 का। स्टॉक 2% ऊपर है। कल से यहाँ पर हम लोग बाय कॉल ले रहे हैं रचना जी से। रचना जी, अगर आप दोबारा एनालाइज करना चाहेंगे अदानी पोर्ट्स। जी, अदानी पोर्ट्स डेफिनेटली अच्छा दिख रहा है और ये पॉजिटिव न्यूज के साथ में इसमें और भी ज्यादा मोमेंटम बढ़ सकता है। कंटिन्यूटी की ऑल चांसेस आर देयर एंड फ्यूचर्स के हिसाब से देखा जाए तो 690 के आसपास का ऐसा लग रही है सस्टेन कर लेगा। तो ऊपर वाली साइड पे ये 720 और 730 की तरफ एंड इवन 735-40 की तरफ मल्टी डेज के हिसाब से पोजिशनली यहाँ पे एक कॉल लिया जा सकता है। इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सामने प्रस्तुत है एक लंबी अवधि का चार्ट अदानी पोर्ट्स का। यहां पर हम काफी गिरावट के बाद पिछले 2 दिन से, जी हां, पिछले 2 दिन से हम लोग एक हरा निशान ट्रैक कर रहे हैं और अब उम्मीद की जाती है कि इन अच्छे नतीजों के बाद आपको बढ़िया वृद्धि आती हुई दिखेगी स्टॉक प्राइस में भी, क्योंकि अनुमानित नतीजों से आपको आते हुए नतीजे अच्छे दिख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर। चलिए, और कहां का मोमेंटम फिलहाल आपको चहकता हुआ दिखेगा तेजी में, फेडरल बैंक और एसबीआई के अलावा, वहां पर नजर डाल लेते हैं। वीरेंद्र जी, 16,050 आपकी जेब में निफ्टी पर दिन का उच्चतम लेवल, और चेक करवाइए आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ शैल जी, 16,080 की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मैंने अपनी 2 बजे की कमेंट्री में भी कहा था कि 16,080 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है बैंक निफ्टी 35,030 पे। अब आते हैं आप आईसीआईसीआई बैंक पे। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के निफ्टी बैंक को एक एक करके अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स की मदद मिल रही है। अब आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, पिछले 5 दिन की कैंडलस्टिक्स लेके आइएगा। पिछले 3 दिन की कैंडलस्टिक्स का अगर आप देखें जो बॉडी है, यानी ओपन यानी क्लोज, उनके ऊपर इसने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। यानी आप समझ लीजिए कि एक ऐसे जोन में जहां पे इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है वहां पे ये ट्रेवल कर रहा है। मानस, आपकी राय क्या होगी, कैसे अप्रोच करेंगे? और ये जो थ्रस्ट अब बैंक निफ्टी जनरेट कर रहा है, बेनिफिट उसको एसबीआई का मिल रहा है,
आप आईसीआईसीआई बैंक की भी कोई कॉल लेना चाहेंगे या फिर फ्यूचर्स के जरिए प्ले करेंगे इस मोमेंटम को? देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन स्टेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक का काफी बेहतरीन है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन जल्द कंप्लीट होगा और 695 690 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बहुत जल्द ब्रेक होंगे, तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो वो बेहतर रहेगा। 700 का कॉल ऑप्शन जो कि 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर आपको खरीदारी करनी है। 7 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, तो 4 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 20 रुपए से 22 रुपए तक के भाव आपको आईसीआईसीआई बैंक के 700 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। काफी बात हुई नतीजों की और बैंकिंग स्टॉक्स की, जरा सेक्टर्स बदलते हैं और आपको दिखलाते हैं कि तेजी अब एफएमसीजी काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। उच्चतम लेवल नेस्ले में दिखेगा दिन का 18,140, हिंदुस्तान यूनिलीवर चहकता हुआ 2377 पर, और आपके सामने डाबर, मैरिको, अन्य कई एफएमसीजी काउंटर्स हैं जो आपको अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिखते हैं। एक नजर जरा इस पूरे पैक पर डाल लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर हम लोग लॉन्ग कॉल ले रहे हैं रचना जी से। रचना जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा आपको एफएमसीजी में और क्या पसंद आता है? जी, डाबर इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड एंड उसमें भी फॉलो थ्रू के चांसेस है। हालांकि इंट्राडे के हिसाब से बहुत शार्प स्पाइक दे चुका है, लेकिन डिप्स के ऊपर यहाँ पे भी खरीदारी करने का मतलब बनता है। 606 के आसपास का एसएल जब तक ये सस्टेन करेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे 620, 25 और 30 की तरफ मल्टी डेज में जा सकता है। वीरेंद्र जी, डाबर पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा था। कुछ समय पहले आपने इस काउंटर को ट्रैक किया ही था और बिल्कुल साथ देता हुआ इस तेजी का मारुति। इस काउंटर को वीरेंद्र जी जरा हम लोग ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये भी एचडीएफसी की तरह आपको 200 डीएमए के नीचे मिलता हुआ दिख रहा है और प्राइस है 7176। आपको कुछ पसंद आता हो तो टिप्पणी कीजिए। मारुति 7176। और एक बात राहुल जी आप गौर कीजिएगा, अभिषेक जी ने जब मारुति मार्क किया है वो ये है कि 200 डेमा और 100 डेमा के बीच में आप इसकी वोलेटिलिटी को देखिए। आप कैंडल्स के ओपन हाई और कैंडल्स की लोअर शेडो और हायर शेडो के बीच में डिफरेंसेस देखिए। यानी लोअर लेवल्स पे, यानी बेस के आसपास जब वोलेटिलिटी काफी बढ़ती है तो वो एक बेस का संकेत होती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और क्या आप अगस्त के लिए इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पे पिक करना चाहेंगे? आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आयशा मोटर्स इज डूइंग वेल, अशोक लेलैंड इज डूइंग वेल। आपकी अप्रोच और टेक इस वक्त मारुति पर? जी हाँ, देखिए मारुति इनफैक्ट ऑटो स्टॉक सारे के सारे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से इस हफ्ते यहाँ पर रिकवर होते दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से मारुति भी डिफरेंट नहीं है। 200 डीएमए के पास इसने तकरीबन 18 जून के आसपास भी ये लेवल टेस्ट किया था और उसके बाद बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। फिर से हमें यहाँ पर 200 डीएमए टेस्ट करते हुए मारुति यहाँ पर बाउंस दे रहा है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए बहुत बढ़िया फेवरेबल है। यहाँ पर मेरे हिसाब से इधर 7000 का एक बेस बनाकर लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है और ऊपर में 7400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं इसकी ऑप्शन चेन एनालाइज कर रहा था। आई थिंक यहाँ पर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में अनवाइंडिंग है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। मेरे हिसाब से इसकी 7400 की जो कॉल है तकरीबन 73 रुपए के पास चल रही है, इसे बाय करके चला जा सकता है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे हिसाब से 125 रुपए तक के टारगेट ये दिखा सकती है। तो मारुति में रुझान पॉजिटिव है, स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के लिए फेवरेबल है। 7400 का कॉल ऑप्शन बाय करके ये बाउंस बैक को प्ले किया जा सकता है। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल मारुति सुजुकी में आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, एक और सेक्टर जो आपको बढ़िया मूव दे रहा है वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स। आपने फोर्टिस पकड़ा था कुछ दिन पहले, दिखाइए कोबाई मेडिकल। ये आपको सर्किट पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ आपको अन्य कई मेडिकल काउंटर्स बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। 1673 और वॉल्यूम देखिए यहां पर क्या शानदार है, 1,63,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो सन 2021 की हाईएस्ट वॉल्यूम है। साथ ही साथ लाइए साकार हेल्थ केयर, ये काउंटर आपको रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 203.30, 212 का यहां पर आपने उच्चतम लेवल देखा और ये सारे काउंटर्स आपको नतीजों के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। साकार के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे मध्य अगस्त में। नारायण हृदयालय लाइए स्क्रीन पर, यहां पर आपको 500 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। ये भी वो काउंटर्स हैं जो आपको फिलहाल अगस्त 5 को नतीजे आएंगे नारायण हृदयालय के, वो आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से 12 अगस्त को इंद्रप्रस्थ मेडिकल के नतीजे हैं।
ये काउंटर आपको 85 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया मोमेंटम यहां पर भी बनता हुआ अपने लार्जर पेयर्स को देखते हुए 3.25% ऊपर। जायसवाल साहब, आपने अक्सर इस काउंटर पर टिप्पणी करी है, कुछ रणनीति आज के लिए? देखिए, नारायण हिंदराले की जब बात करिए तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से 20 डे मूविंग एवरेज पिछले 7-8 दिनों में नहीं ब्रेक हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार स्टॉक 515 के ऊपर निकल आया, अगर 515 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 490 के नीचे रखना है, फ्रेश खरीदारी 515 के ऊपर करिए। और आपके सामने फिलहाल इंद्रप्रस्थ मेडिकल 85-70 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी, आप भी इस पे काफी टिप्पणी करते हैं। जी शैल जी, पूरा का पूरा सेक्टर ही चल रहा है अगर आप देखें तो इस वक्त ये। और एक बज रहा इंद्रप्रस्थ का, एक बार आप टेक्निकल चार्ट लेके आइएगा और साथ ही साथ अगर आप देखें इसको कम से कम कवर कर लीजिएगा। आप ये समझ लीजिए कि 6 महीने का चार्ट दिखाइएगा। 6 महीने के चार्ट में अगर आप देखें वो सारी की सारी परफॉर्मेंस आ जाएगी। रेस्ट लिया इस स्टॉक ने, एक हाई लगाया इसने, आप समझ लीजिए कि 102 का, और उसके बाद रेस्ट लिया, लेकिन ये अपने 3 एवरेजेस को छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो है इसका 20, 50 और साथ ही साथ 10। रचना जी, आपकी राय 85 नहीं, इनफैक्ट राजेश पालवे जी मैं आपके पास आऊंगा, आपसे बात हुई भी है इस स्टॉक पे पहले भी। आपको लग रहा है कि फिर एक बार 88, 90 और 95 तक के पहले स्विंग के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक काफी स्टेबल है और जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा है कि स्टॉक एक अपने सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 80 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया, और अगर हम इसको एक छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। एक चैनल का अगर हम कहें तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो 10 से 20 दिन का अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ पे 88, 89 का लेवल जैसी क्रॉस होगा तो स्टॉक में इमीडिएट एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है, जो कि इसको फिर 98 से 104 ये 2 लेवल की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक को। तो यहाँ से बाय बिल्कुल बनता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 81 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें, और अगर मुझे लगता है 1 से 2 दिन का समय देंगे तो इसमें 98 से 102 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल 85-30 और एक अच्छा आपको बाउंस दिख रहा है छोटी मूविंग एवरेजेस से। बाकी हेल्थ केयर स्टैक आपके सामने चलता हुआ, और ये तेजी कोवाई मेडिकल से शुरू हुई, जहां पर सुबह के लेवल में आपने 20% सर्किट देखा, और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थ केयर भी रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रैक कर रहा है। आपने अपोलो पर वैसे ही बहुत लंबी कॉल्स ली हैं। वीरेंद्र जी, निफ्टी में तेजी बढ़ती हुई, और अब आपके सामने एक बढ़िया तेजी इन्फोसिस की वजह से निफ्टी में आती हुई दिख रही है। एसबीआई और एक्सिस बैंक आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक इंट्राडे हाई पर, जो आपको अब बैंक निफ्टी पर लगती हुई दिख रही है 35,008। चलिए ये देखिए कंट्रीब्यूटरी शीट आपके सामने आती हुई। एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस और एसबीआई की वजह से आपको निफ्टी में एक 200 अंक का उछाल आता हुआ दिख रहा है। गिरने वाले काउंटर्स बहुत ही कम। इन चारों में से आपने 3 कॉल्स बटोरी हैं लॉन्ग साइड पर। एचडीएफसी पर बुलिश थे असित जी, टीसीएस पर आपको मोहर लगाते हुए दिखे पालविया साहब, और एसबीआई पसंद थी राहुल शर्मा जी की। यही सूरत हाल निफ्टी बैंक में है। वीरेंद्र जी। जी निफ्टी 15,080 हो गया। इंट्राडे का अगर आप देखें पॉइंट, जो अगर आप देखें हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, वो अचीव हो गया, लेकिन इट्स ऑल अबाउट निफ्टी बैंक नाउ। याद रखिएगा एसबीआई की वो कॉल शैल जी जो है वो हो गई है 16 रुपए, जो अभी हमने 14 रुपए 70 पैसे पे डिस्कस की थी। और आपने एक छेड़ा स्टॉक का इन्फोसिस। पालविया साहब, इनफैक्ट राहुल जी आप बताइएगा, इन्फोसिस अभी अपने उस ब्रेकआउट पे खेल रहा है जो आया था इसमें करीब करीब समझ लीजिए 26 जुलाई के आसपास, जब रोलओवर प्रोसेस शुरू हुई थी। इसमें जरा एक बार फ्यूचर्स पे अपना टेक दीजिएगा। अब इसके नए टारगेट क्या खुल रहे हैं, 1680 या 1700 की कॉल, इनमें आपका टेक क्या है? क्या यहां पर भी अच्छा पैसा बनेगा? अभी आपकी राय इन्फोसिस पर, डे हाई पर, और इनफैक्ट इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर इन्फोसिस। जी हाँ, देखिए आईटी से लीडरशिप यहाँ पर बरकरार है, और इन्फोसिस एक तरह से 1590 के ऊपर काफी अच्छी पॉजिटिव टेरिटरी में रहता है। आई थिंक मोमेंटम को राइड कीजिए, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर, अगर आपके पास लॉन्ग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कल का जो लो था 1620 का, आई थिंक वो स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में ब्लू स्काई टेरिटरी है तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है आईटी स्टॉक्स में, यहाँ पर 1700 तक के लेवल एक इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है।
हैं। तो जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है, और जैसे हम जानते हैं ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, तो आई थिंक डायरेक्शन पकड़कर इसे राइड कीजिए और स्टॉप लॉसेस मूव करते रहिए जैसे स्टॉक ऊपर चलते जाता है। तो इन्फोसिस पे ध्यान दीजिएगा और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और एसबीआई क्या गजब 16:30 ये कॉल और लीजिए 450, जिस स्ट्राइक को हमने पकड़ा था एसबीआई वहां पर हो गया। बैंक निफ्टी आप देखिए 32,248 फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी स्पॉट करीब करीब 35,122। श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। 16,000 का आंकड़ा और निफ्टी बैंक पे 35,200 का आंकड़ा, आपको भी शुभकामनाएं इस आंकड़े की। आपका टेक मार्केट्स पर, आप क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, इनफैक्ट सभी को बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि मार्केट अगर 16,000 के लेवल को अगर इतने कन्विंसिंगली अगर क्रॉस कर रहा है और अगर आप उसमें देखें कि एशियन मार्केट्स में वीकनेस है और उसके बावजूद जो एशियन मार्केट्स का एक कंपोनेंट है इंडियन मार्केट्स, वो अगर इस पर्टिकुलर रनअप में अगर अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, इट मींस कि यहाँ पे जो भी बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिल रही है, इट इज आउट ऑफ सम कंपल्शन, या मे भी पकड़ लेते कि जो एशियन मार्केट्स में जो पोर्टफोलियो का जो एक रिडेम्पशन आया है उसके पीछे हुआ है। लेकिन अदरवाइज जो मार्केट के जो फंडामेंटल्स है, कोर फंडामेंटल्स है, वो काफी स्ट्रांग है और इसी वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाय करते जा रहे हैं और मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लिया है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन देखा जाए तो अभी लग रहा है कि 2 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था उसे क्रॉस किया है। तो 16,250 से लेकर 16,300 के नए स्तर हमें देखने मिलेंगे निफ्टी के ऊपर। और अगर आप आज के दिन में देखेंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उन स्टॉक्स के लिए खरीदार या बायर बन रहे हैं जहां पे डीप वैल्यू है। मुझे लगता है करंट लेवल से, जैसे स्टेट बैंक के ऊपर बात हो चुकी है और बाकी काफी सारे दिग्गज स्टॉक्स के ऊपर बात हो चुकी है, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी करंट लेवल से यानी कि 2080 से एक बार वापस 2150 से लेकर 2170 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है। 2050 का स्टॉप लॉस रखें और 2150 का टारगेट हम आने वाले 1 या 2 दिन में देख सकते हैं। जी, आज तो बैंक्स का दिन है और बशर्ते बैंक्स, आप देखिए निफ्टी को ये उच्चतम लेवल पर धकेलते हुए मेरे ख्याल से आप 16,100 कुछ ही समय में देखेंगे। अब एचडीएफसी बैंक ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। दिन का उच्चतम लेवल 1440 आपके सामने स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक दहकता हुआ। अगर असित जी जुड़े हुए हैं तो जरा उनसे जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक पर। जी असित जी, निफ्टी बैंक पर आप कोई ऑप्शन ट्रेड देना चाहेंगे? अब हर तरीके का बैंक आपका साथ दे रहा है, पब्लिक सेक्टर एसबीआई, प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई। सर ये 35,500 का कॉल आई थिंक इट इज राइट नाउ 110। अगर थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आता है या इसी लेवल पे भी हम ले सकते हैं। आई थिंक इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 200। आई हैव नो डाउट कि कल बैंक निफ्टी विल गो अनदर 200-300 पॉइंट्स। काफी सारे कॉल लेटर्स ट्रैप्ड हैं एंड जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक आर पार्टिसिपेटिंग, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में और भी मतलब काइंड ऑफ नो जिस हिसाब से मूवमेंट है और बाकी है अभी मे बी 200-250 पॉइंट का, तो ये एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स मे बी 180 रुपीज 90 रुपीज इसको ले सकते हैं। 60-70 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 35,500 का इसी हफ्ते का एक्सपायरी का, एंड द टारगेट वुड बी अराउंड 200 रुपीज आई गेस। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। 35,500 थोड़ा दूर है, लेकिन आप समझिए कि असित जी ये मान के चल रहे हैं कि ये आपको आउट ऑफ द मनी कॉल इन द मनी होती हुई दिखेगी कल सुबह तक। और आपके सामने फिलहाल 90 रुपए 45 पैसे पर ये कॉल चलती हुई दिख रही है इसी हफ्ते की 35,500 की। यहां पर खरीदारी की राय आपके सामने और लक्ष्य 2 गुना। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? इस वक्त तो तेजी देखते ही बनती है। जी हाँ शैल जी, मैं तो इस वक्त फ्यूचर्स में खुश हूं। जब बड़ा कॉन्फिडेंस होना, तो वैसे तो राहुल जी की टिप्पणी अच्छी थी, असीत जी की भी टिप्पणी अच्छी है, 35,500 36,000। हालांकि फ्यूचर्स में खुश हूं क्योंकि कॉन्फिडेंस है। तो इस वक्त फ्यूचर्स पे दमखम लगा के अगर आप देखिए खेलना चाहूंगा। एक शैल जी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर निकल रहा है बहुत दुरुस्त तरीके से। असित ने भी इस पर बहुत टिप्पणी करी है, चंदन ने भी बहुत टिप्पणी करी है, राजेश पालवी जी ने भी बहुत टिप्पणी करी है। राजेश पालवी जी, बजाज फाइनेंस 3228, आपका टेक क्या होगा बताइए इस पर? 3228 पे फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे, ऑप्शन ट्रेड्स करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे और टारगेट क्या है आपका यहाँ पर?
तो देखिए वीरेन जी, बजाज फाइनेंस में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, बिल्कुल यहाँ से बाय करना है और फ्यूचर के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रैली बनती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ से करीब 6। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो दूर संचार का यंत्र है पालविया साहब का, वो उसे ठंड लग गई है। हालांकि बाजार में तेजी है, बढ़िया मोमेंटम आपको थोड़ी देर में हम लोग वापस बजाज फाइनेंस पर डिस्कस करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज का हीरो या 5 मिनट का हीरो आपको दिखेगा एक्सिस बैंक, दहकता हुआ 737 पर। जब तक हम दोबारा पालविया साहब को जोड़ते हैं तो एसबीआई के आने वाले नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं सुमित जी द्वारा। मेहरोत्रा साहब, स्वागत है आपका। देखिए, एसबीआई के नंबर्स कल आने वाले हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 28,894 करोड़ का एक एनआईए का फिगर रहेगा, जो कि 7% के आसपास क्यू ऑन क्यू बेसिस पर बढ़ने का अनुमान है। और वाई बेसिस पर भी ये 26,641 करोड़ के सामने इस तिमाही में बढ़े, यानी कि 8.5% के आसपास वाई बेसिस पे भी बढ़ सकता है। मुनाफे फ्रंट पे 52% की बढ़त होगी वाई बेसिस पर, और सीक्वेंशियली करीब करीब 1.5% के आसपास एक गिरावट का अनुमान, यानी मोर लेस फ्लैट साइड पर सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर रहेंगे। अच्छा, एनआईएम्स इनके सीक्वेंशियली बढ़ेंगे और वाई बेसिस पे भी बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। लोन ग्रोथ करीब 5 से लेकर 6% रहेगी। पिछली तिमाही में ये 4.8% थी, तो लोअर एंड पर भी पिछले साल इस तिमाही से बेहतर साइड पे ये एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो लोन ग्रोथ बेहतर रहेगी इनकी वाई बेसिस पर। अदर इनकम बेहतर, क्योंकि ट्रेजरी गेन इनको मिला है, तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी के वाई बेसिस पर नंबर्स में देखने को मिलेगा। अनुमान ब्रोकर्स में ये है कि ग्रॉस एनपीए रफली 5% के आसपास रहेंगे। पिछली तिमाही में ये 5% थे, तो मोर लेस स्टेबल साइड पे ग्रॉस एनपीए इस तिमाही में आने का अनुमान है। और स्लिपेजेस में इनके रिटेल और एग्री, ये दो पोर्टफोलियो के एक आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। लेकिन मोर लेस मार्केट मान के चल रहा है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर नंबर होगा, और वाई बेसिस पर एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा एसबीआई को। अच्छा, दूसरा नंबर और है, वो है टाइटन, जो कि कल का स्टार परफॉर्मर था। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास पहुंच गया है। 52% के आसपास इनके रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। एबिटा घाटे से एबिटा मुनाफे में इस तिमाही के अंदर आएगी। मार्जिन 5% रहने का अनुमान है। लेकिन जो ब्रोकर्स का एस्टिमेट है वो बटा हुआ है। कुछ लोग 70 करोड़ के लॉस की बातचीत कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ मुनाफे की बातचीत कर रहे हैं। करीब करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो थोड़ा सा बटा हुई चीजें रहेंगी। कुछ हद तक कमेंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अनलॉक की प्रोसेस किस तरह का रहता है, डिमांड कैसी आ रही है, फेस्टिव को लेकर कंपनी किस तरह का आउटलुक देख रही है, इनका आईवेयर सेगमेंट या फिर वॉच सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। और साथ ही साथ ये भी मान के चला जा रहा है कि ज्वेलरी स्पेस शायद पिकअप लेगा सीक्वेंशियल बेसिस के अंदर। लेकिन जो नए स्टोर के एडिशन है या बाकी कारोबार का आउटलुक है, वो किस तरह कमेंट्री में रहेगा, ये क्रूशियल रहेगा देखना। रणनीति टाइटन पर, और इस तेजी में अगर एक काउंटर आपको पहले ही मूव देता हुआ दिखा था, वो कल था टाइटन का, और अब रिकॉर्ड हाई 1833। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हैं और चर्चा करेंगे शानदार मोमेंटम की, जो आपको बैंक निफ्टी में अब बनता हुआ दिख रहा है। 450 अंकों पर 35,162। जुड़े रहिए, तेजी ताबड़तोड़ चौतरफा। चलिए, डबल सेंचुरी आपको लगती हुई दिख रही है निफ्टी में। शानदार दिन आज 16,088 दिन के उच्चतम लेवल पर आपको एक रिकॉर्ड लेवल पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में 2 डबल सेंचुरीज लगती हुई 433 अंकों पर 35,144। क्या कहते हैं डीलिंग रूम्स में डीलर्स अपने एचएनआई क्लाइंट से, वो आपको बताते हुए दिखेंगे मोता साहब। यतिन जी, स्वागत है आपका, शुभकामनाएं आपको। 16,000 के पार निफ्टी, ताबड़तोड़ बुल मार्केट। ताबड़तोड़ बुल मार्केट, और आज तो बैंक्स भी जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं जोरों शोरों में। एसबीआई को अगर आप देखें तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस। शैल जी, जहां तक कि डीली रूम्स का सवाल है, उनको लगता है कि तेजी का स्टांस बरकरार है। 16,000 तो शुरुआत है, और डाबर में आप एक बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं। काफी बेहतरीन नतीजे, अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ और बीट डाबर के रिजल्ट्स में हमको देखने को मिला है।
625 से लेके 630 तक के टारगेट्स डीलिंग रूम्स को लगते हैं कि इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से आपको आराम से 10 से 15 रुपए का अपटिक देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 15% का इजाफा फ्रेश लॉन्ग्स आपको डाबर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट्स के बाद। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड भी काफी अच्छा रिजल्ट रिएक्शन, सुबह हम ब्रोकरेज रेडार में भी इसके बारे में बात कर रहे थे। स्टॉक बिल्कुल अपने 200 डीएमए पे था और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो पोजिशनली यहाँ आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं 2600-2625 तक के टारगेट के लिए। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा 3% का एडिशन, तो दोनों ही डाबर और एचडीएफसी लिमिटेड में डीलिंग रूम्स की तरफ से बाय कॉल। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड पे आप देखें बाय कॉल है और 2546 पे, और आप समझ लीजिए कि ये अभी भी आपको, आप कहेंगे कि 2 दिन में तेज हुआ है, पर यकीन मानिए ये 17 फरवरी को इसका प्राइस था 8883, अभी भी 200 डिमा के ट्रैजेक्टरी के इर्द गिर्द ही खड़ा है। तो रिवॉर्ड अभी भी अच्छा पेश करेगा ये। और डाबर पे जैसे कि अगर आप देखें, दिन ने बात करी, अर्निंग्स का बहुत अच्छा अगर आप देखें इंपैक्ट है और अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस क्वार्टर दी। कहते हैं मिड कैप में कुछ खास, तो वीरेंद्र मिड कैप में अगर आप देखें तो स्टोव क्राफ्ट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफी अच्छा एचएनआई एक्यूमुलेशन चल रहा है। अगर आप कंज्यूमर अप्लायंसेस की बात करें तो स्टोव क्राफ्ट एक काफी लीडिंग कंपनी है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ आपको 15% का शॉर्ट टर्म में अपसाइड देखने को मिल सकता है और कंजम्पशन और खास करके कंज्यूमर अप्लायंसेस में आपको दिखेगा कि सेकेंड हाफ में काफी जबरदस्त रिकवरी होती है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टोव क्राफ्ट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से आपको एक 15% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। इस स्टोव क्राफ्ट पर जरा चर्चा करवाते हैं। ये कंपनी आपको लगभग 385 के आईपीओ पर आती हुई दिखी थी और ये समय था, आप समझिए, लगभग 6 महीने पहले, और अब देखिए फ्रेश हाइज यहां पर आपको लगते हुए दिख रहे हैं। काफी सारा थीम यहां पर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड दिखेगा। कंपनी किचन अप्लायंसेस बनाती है, खासकर जो आपके चूल्हे के ऊपर जो यूनिट लगता है गैस सोक करने के लिए, आपको स्टोव क्राफ्ट बनाती हुई दिखती है। फिलहाल 8 लाख शेयर का आप यहां पर हस्तांतरण होते हुए देख रहे हैं और 6 महीने में आप रैली देखिए क्या जबरदस्त यहां पर होती हुई, 8% ऊपर 845। जितने नए और जितने बड़े घर दिखेंगे वीरेंद्र जी, वहां पर आपको इन सब अप्लायंसेस का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। स्टोव क्राफ्ट 843.70, 844 गजब कम हुआ इस स्टॉक में। और आज के वॉल्यूम समझ लीजिए कि इस स्टॉक के लगभग आप समझ लीजिए कि 1 महीने का, 1.25 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। 843 नाउ। यतिन ने डावर का जिक्र किया था, डावर के नंबर्स का इंपैक्ट पूरे सेक्टर पे पड़ रहा है और आप समझ लीजिए कि नेस्ले ने इस दौर की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करी है। और एक्सिस बैंक, शैल जी अब पुल बैक देखिए, ये स्टॉक आ गया है 741 पे। अब राजेश पालवी जी से तो पूछेंगे नहीं, वो मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन हम बात करते हैं एक्सिस बैंक पर एक बार फिर से। ये राहुल जी, एक्सिस बैंक पर आपका टेक क्या होगा? ये अभी भी रिवॉर्ड अच्छा पोस्ट कर रहा है, ये अभी भी मिडवे में है अपने इस पूरी जर्नी के, इस पर आपका टेक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर बुलिश सेटअप है और मेरे हिसाब से एक छोटा हर्डल 745 पर जरूर है, बट जो हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से 745 भी ये स्टॉक निकाल देगा। तो आई थिंक यहाँ पर एक तरह से 770 जो कि इसका तकरीबन 19 जुलाई के आसपास का हाई था, वहां तक के लिए स्टॉक अभी पॉजिटिवली पॉइज्ड है और मेरे हिसाब से इसमें 720 के स्टॉपर्स से लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में मूड अच्छा है और एक तरह से बैंक निफ्टी जो कि 35,000 की हम बात कर रहे थे उस लेवल को निकाल चुका है। तो आई डाउट यहाँ पर कोई तरह की वीकनेस बैंक्स में क्रीप इन होते देखने मिलेगी। तो बाय कीजिए एक्सिस बैंक, 720 का स्टॉप लॉस, 770 तक की अपसाइड दिखती है। इस बैंक पर एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे दिखेगी पालविया साहब के, और प्रश्न हम उनसे ये पूछ नहीं सकते, लेकिन राहुल शर्मा साहब ने उनकी इस व्यथा को सॉल्व किया। राहुल जी, एक और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है ईज बाय ट्रिप पर। जरा वॉल्यूम देखिए, यहां पर आपको प्राइस दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर। इजी ट्रिप पैनल्स, ये भी आपको आईपीओ कुछ समय पहले आता हुआ दिखा था और जिस हिसाब से ओपनिंग अप थीम आपके सामने आती हुई दिख रही है, ये एक ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है। 468। राहुल जी, ये प्रश्न आपके लिए, 2 गुना वॉल्यूम है आज, लगभग 41 लाख का, बताइए क्या कीजिएगा?
देखिए शैल जी, मैं 2 वीक पहले किसी काम से फ्लाइट से गया था। एयरपोर्ट सारे फुल है, ट्रैवल वापस आ चुका है और जो हिसाब से रीओपनिंग हो रही इकोनॉमी की, मेरे हिसाब से जो ट्रैवल का बूम आने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त और काबिले तारीफ रहने वाला है। ईज माई ट्रिप का टेक्निकल सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाकर आज के सेशन में, इनफैक्ट कल भी एक्सप्लोसिव वॉल्यूम्स है और आज भी एक फॉलोअप एक्सप्लोसिव वॉल्यूम्स है यहाँ पर। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ये स्टॉक 500 के पार निकल जाएगा। मेरा टारगेट इसमें 530 तक का है। आई थिंक इसे पोजिशनली बाय करके चलना चाहिए। 440 का स्टॉप लॉस रहेगा और 530 तक की अपसाइड मुझे लगती है, जो कि तकरीबन 10 से 15% यहाँ से एक तरह से अच्छा मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो रीओपनिंग थीम में ईज माई ट्रिप काफी बढ़िया लग रहा है। टेक्निकल सेटअप तो है ही सॉलिड और साथ में वॉल्यूम्स भी लास्ट 2 सेशन से बहुत ही अबव एवरेज वॉल्यूम्स के यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो इस बात से तो मैं आपसे सहमत हूं। आजकल एयरपोर्ट्स पर बैठने की जगह नहीं है और भसीन साहब अक्सर आपको बताते हैं कि होटल रूम्स आपको कम से कम बड़े शहरों में नहीं मिल रहे। ओपनिंग अप ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। जो लोग टिकट प्राइसेस ट्रैक करते हैं एयरलाइंस के, वो आपको बताएंगे पिछले 3 महीने में और मुकाबले अब तक आपको 2 गुना का ज्यादा मूव आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 100% प्राइसेस बढ़ चुके हैं जो मेन सेक्टर्स हैं। ईज माई ट्रिप इसी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। आपकी ट्रिप्स जो ऑनलाइन होती हैं उनको ये कंपनी प्लान करती हुई दिखती है। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रिकॉर्ड हाई यहां पर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं 470 पर इजी ट्रिप प्लानर्स की। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें बेहतरीन चार्ट और आई थिंक राहुल जी ने सब कुछ बखूबी अगर आप देखें बयां कर दिया। 469 पर बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो अभी अगर आप देखें पूरा का पूरा अगर आप देखें आपने बदलते सर्कमस्टेंसेस समझाए, उसी का एक कारण था कि इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। अब ये चैनल कहां तक की है जरा प्लीज इस चार्ट में कवर कीजिएगा आप लगभग इसकी यानी लिस्टिंग के बाद की पूरी प्राइसिंग। इसमें एक लो लगा था 356 रुपए का, वो था करीब 18 जून को और इसकी चैनल का हाई है करीब 466। तो इसने आप समझ लीजिए कि लो से यानी 360 से लेकर अगर आप देखें तो 460 यानी 100 रुपए की चैनल को इन बदले हुए सर्कमस्टेंसेस में पार किया है। तो कम से कम यहां से आप 571 560 की जोन पे फोकस कीजिएगा। वॉल्यूम्स 2 दिन में इस रेंज को ब्रीच करते वक्त जिस वॉल्यूम्स की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल है। कल और आज के वॉल्यूम्स लास्ट समझ लीजिए कि 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स के ट्वाइस हैं। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स लेते हैं। ये पालवे साहब, आपकी कमेंट्री बजाज फाइनेंस पर चलते चलते रुक गई थी, प्लीज उसको पूरा कीजिए और कोई ट्रेडिंग थॉट आपका इसके ऊपर हो तो बताइए। बिल्कुल माफ कीजिएगा, उसके लिए ऑडियो का इशू था। लेकिन बजाज फाइनेंस का जो सेटअप है काफी स्टेबल है और जिस तरीके से स्टॉक में आज एक्शन दिख रही है, हमें लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल यहां से बाय करना चाहिए। 6270 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और टारगेट जो लगता है बजाज फाइनेंस में आना चाहिए वो करीब आना चाहिए। 6500 तक के इमीडिएट टारगेट यहां से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर ही ये स्टॉक अपने आप को सस्टेन करे हुए। हालांकि एक एक्शन जरूर हमने पिछले दिनों में एक देखी थी, एक डिप जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वो डिप ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड किया हुआ है। तो 6500 तक के इमीडिएट टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस बिल्कुल बाय करें। 6270 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। चलिए, तो आपको बजाज फाइनेंस पे कमेंट्री मिल गई होगी। ईज माई ट्रिप अगर आप देखें 473 हो गया और आप समझ लीजिए कि एक स्टॉक और जो कि आशीष चतुर्मोता का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन आज मैं इस पे कमेंट्री करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। एक बार आप लेके आइए श्रीकांत जरा नौकरी को, नौकरी 5377 पर और आप समझ लीजिए कि अभी इसमें कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत नहीं है। लेकिन 6 जनवरी 2021 यानी टिपिकली 7 महीने का ब्रेकआउट होने की तैयारी होती हुई एक बस अगर आप देखें पॉइंट मिस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, वो हल्का सा मिस है। लेकिन नौकरी 5400 पे श्रीकांत जरा एक बार आप एनालाइज कीजिएगा, क्या कड़ी किसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है इस स्टॉक में? बिल्कुल, देखिए अगर आप ये जितने भी न्यू एज रिलेटेड से जितने भी कंपनीज है वहां पे अगर आप देखें तो मोमेंटम बहुत ही हाई है। और चूंकि आज मार्केट हमने देखा है कि लार्ज कैप के पीछे काफी पागल हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपने भी सही ब्रेकआउट पकड़ा है क्योंकि इसमें राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। और अगर इतने बड़े स्टॉक में अगर राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ द रैली अगर बनता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वापस इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है
और ये वापस एक बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो करंट लेवल से अगर 5350 या 5390 के रेंज में अगर इसे बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि वापस हम कम से कम एक बार 5650 के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। और इनफैक्ट अगर आज की प्राइस रेंज अगर आप देखें तो वो तकरीबन 150-200 रुपए के अंदर की है। तो करंट लेवल से भी इसे बाय करें, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 200 से लेकर 250 के टारगेट हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। चलिए, आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई एक खबर जो आपको एथेनॉल पर एक नई नीति की चर्चा करती हुई दिख सकती है सरकार। तो फिर तो ये दिल्ली से खबर है। लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। डायरेक्टर साहब, जरा एक फोनर या लिंक सेटअप कीजिए रॉय साहब से, देखते हैं क्या चर्चा यहाँ पर स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। और उसके बाद कुछ समय में ही सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। बताइए लक्ष्मण जी, क्या है दिल्ली के। चलिए, आपके सामने कुछ समय में लक्ष्मण जी जुड़ते हुए दिखेंगे ही, और सौरभ मुखर्जी साहब आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप इस शानदार तेजी को देख रहे हैं। हम लोग 16,000 का इंतजार करे जा रहे थे और अब 16,100 जब बाजार देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल जी, वही निवेश की नीति है हमेशा की। जब लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से मार्च 2020 मार्केट में त्राही थी। मार्सेलस के हम निवेशक चिल्ला रहे थे फोन कॉल पे, मीडिया पे अपने क्लाइंट्स के साथ कि निवेश करें हिंदुस्तान के मार्केट में। कोविड का डर ज्यादा ही कुछ बैठ गया था लोगों के दिलों में। और जाहिर है लास्ट 1.5 साल में जो जनता ने जो देखा है कि दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी दुनिया भर में कोविड से शानदार रिकवरी हुई है, इकोनॉमी की रिकवरी हुई है और साथ ही साथ मार्केट की रिकवरी हुई है। मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला जो बन चुका है मार्केट रिकवरी का और इकोनॉमिक रिकवरी का, ये 2-3 साल और चलेगा। तो आज 16,000 की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले महीने में हम आगे और सेलिब्रेशन करेंगे और पटाखे फटेंगे, जैसे मार्केट आगे बढ़ते रहे। और अच्छी कंपनियां जो आपके मेरे मेहनत की कमाई को अच्छी तरह निवेश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इकोनॉमी को, अच्छी कंपनियां खूब वेल्थ कमा के देंगे आपको और आपके दर्शकों को। जी मुखर्जी साहब, आप एक बहुत ही जाना माना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाते हैं और अक्सर हम लोगों के ऊपर एक यूं समझिए छींटा कसा जाता है कि बाजार का कोई रिलेशन नहीं है नॉर्मल इकोनॉमी से। वहां पर परेशानियां पिली हुई हैं और यहां पर हम रिकॉर्ड हाई पर रिकॉर्ड हाई लगाते जा रहे हैं। इस इल्जाम पर आप क्या टिप्पणी करते हैं? देखिए, इल्जाम जो लगाते हैं वो कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो गलत समझते हैं इंडिया के इकोनॉमी को। इंडिया का इकोनॉमी कुछ इस प्रकार से काम करता है। करीबन 20 कंपनी, आज के डेट में 20 कंपनी हिंदुस्तान का 90% प्रॉफिट कमा के देती है। हिंदुस्तान में 6000 कंपनी लिस्टेड है, बट सिर्फ 20 कंपनी मार्केट का 90% प्रॉफिट कमा के देती है। इंडिया का, पूरे देश का 90% प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है। अगर इन कंपनियों पे गौर करें, लास्ट 1 साल में, लास्ट 3 साल में, लास्ट 5 साल में, लास्ट 20 साल में इन कंपनीज की प्रॉफिट करीबन 20% प्रति वर्ष से ग्रो की है। इनकी शेयर प्राइस 20% प्रति वर्ष से मोटा मोटी आगे बढ़ी है। सो देश, पूरा देश, हमारा विशाल देश 20 कंपनियों के हाथ में कंप्रेस्ड हो चुका है, उनके हाथ में आ चुका है। ये 20 कंपनी हमारे देश को चलाते हैं, मार्केट को चलाते हैं। 20% से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, मोटा मोटी इनकी शेयर प्राइस उसी प्रकार से चलती है। मैं ये भी मानता हूं कि जो बाकी 5,980 कंपनीज हैं जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ खास रही नहीं है लास्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल में, बिल्कुल वो ओवर वैल्यूड है। और जाहिर है जब पूरी मार्केट ऊपर जाती है, कुछ अच्छे स्टॉक ऊपर जाते हैं और कुछ बेकार स्टॉक ऊपर जाते हैं। वो बिल्कुल हो रहा है। अगर आप जो प्रोग्राम इस प्रोग्राम के दर्शक हो, अगर आपको फायदा उठाना है इस मार्केट से, आपको चुनना पड़ेगा वो कौन से 20-30 कंपनी है जिनके बिजनेसेस मजबूत हैं, जिनका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, जो पूरा फायदा उठा रहे हैं इस पोस्ट कोविड माहौल का। उनके साथ निवेश करें, आपकी वेल्थ आगे बढ़ेगी। अगर आप आलतू फालतू कंपनी में निवेश करें, जाहिर है आपका पैसा नहीं बनेगा। वो कुछ आज नई बात नहीं है, वो 5 साल पहले भी ऐसा था और 10 साल पहले भी ऐसा था। अच्छा सौरभ जी, एक और चीज जानना चाहेंगे इस दौर में। जब आप देखिए पिछले 2 महीने में कंसोलिडेशन चल रहा था, डीआईज ने भरपूर पैसा झोंका और हिस्टोरिकली हमने देखा है जिस रेंज में डीआईज पैसा झोंकते हैं वो एक बड़ा बेस बन जाता है मार्केट का। लेकिन
एफआईज नदारद रहे, उनकी तरफ से काफी एग्जिट हुआ, बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग थी। ये आपकी जो बाहर बातचीत हुई बड़े दिग्गज निवेशकों से, ये एफआईज सेलिंग, इसका मोड कैसा रहेगा आगे चल के? ये क्या कंटिन्यू रहेगी? और स्पेशली जिस प्रकार की घटनाएं चाइना में हुई, उसके बाद भारतीय बाजारों को कितनी वरीयता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी वर्सेस चाइना? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जबरदस्त फ्लोज आएंगे। पहले डोमेस्टिक निवेशक पे गौर करते हैं। हिंदुस्तान में अगर हम 95 से 2015 का अरसा देखें, वो 20 साल का अरसा 95 से 2015, उस 20 साल में पब्लिक का, इंडियन पब्लिक का ध्यान स्टॉक मार्केट से मुड़ के रियल एस्टेट की तरफ आ गया। राइट, 95 में सेबी ने कुछ नया स्ट्रक्चर बनाया, डीमैट स्ट्रक्चर बनाया, और जो काला पैसा था हमारे देश का, वो ऑब्वियसली फॉर गुड रीजन मार्केट से मुड़ के रियल एस्टेट की तरफ भागा। 2015 से अगर देखें, वो सिलसिला बदल चुका है। ब्लैक मनी आज रियल एस्टेट में डालना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल है। और फिर से बिकॉज ब्लैक मनी रियल एस्टेट में डाल नहीं सकते, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी के बीच में उतना अंतर नहीं रह गया है। डोमेस्टिक सेवर भारी पैमाने पे इंडियन मार्केट में आ रहा है। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अगला 10-15 साल डोमेस्टिक निवेशक इंडियन मार्केट में आता रहेगा। जैसे 1 से 95 का माहौल था, जहां पे भारी मात्रा में डोमेस्टिक निवेश हुई मार्केट में, मेरे ख्याल से वैसा माहौल फिर से बनेगा, बन चुका है कुछ हद तक, और भी आगे जाते हुए बनेगा। अब रही बात विदेशी निवेशक की, उनके लिए कुछ खास उपाय नहीं है, रूट नहीं है अदर देन कमिंग टू इंडिया। इंडिया उनको आना ही पड़ेगा। यहाँ पे विदेश में बॉन्ड यील्ड 2% है। मेरे जो दोस्त, मेरे जो रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, वो 2-3% रिटर्न के लिए तड़पते हैं। ये पूरी जो विदेशी निवेशक की क्राउड है, ये हिंदुस्तान की तरफ आएगी, हमारे बॉन्ड मार्केट में निवेश करेगी, हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश करेगी। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो चाइना में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये काफी इनके लिए चिंताजनक है। और इसलिए जहां पर खुद को हमको हमारे मार्सेलस में हमको दिख रहा है कि विदेशी पैसा हमारी तरफ आ रहा है, हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, दोनों तरफ से पैसा आएगा। इसमें जो ट्रबल आपको और मेरे को, जो दिक्कत आपको मेरे को होगी, कि पूरी मार्केट ऊपर जाएगी, अच्छे स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, बेकार स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। अच्छा क्या है और बेकार क्या है, उसके बीच में डिफरेंस निकालना, उसके बीच में डिसर्न करना काफी महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। जी मुखर्जी साहब, इस सब का निचोड़ आपके पोर्टफोलियो पर बखूबी दिखता होगा। अब ये बताइए, पिछले जो हम लोगों ने 3 महीने निकाले एक कंसोलिडेशन जोन में, और बहुत ही मुश्किल दौर था, परेशानियां कोविड की भी आई, परेशानियां आपको इकोनॉमी में भी आती हुई दिखी, लेकिन अब जो चाल है बाजार की मजबूत है। कंसोलिडेटिंग जोन से हम बाहर निकल चुके हैं। कौन से 2 या 3 स्टॉक्स आपने मिड कैप्स में ऐड किए हैं, जहां पर हमारे दर्शक भी कुछ लुत्फ उठा पाए तेजी का, जो आती हुई दिखेगी अगले 6 महीने साल भर? देखिए, मैं स्टॉक और सेक्टर दोनों एक साथ बता देता हूं। हमारे ख्याल से फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली जो लेंडिंग सेक्टर है, वो अच्छे पोजीशन में है। 2-3 साल की इकोनॉमिक रिकवरी आगे है। अच्छा लेंडर जिसके बैलेंस शीट में मजबूती हो, बैलेंस शीट में बहुत सारा टियर 1 कैपिटल हो, जाहिर है काफी कमाएगा ऐसे माहौल में। हमारे पोर्टफोलियो में आवास हाउसिंग फाइनेंसियर्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, जानी मानी कंपनियां, अच्छी मिड कैप कंपनियां मेरे ख्याल से। एंड आवास हाउसिंग फाइनेंसियर हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में बैठी हुई है। चोलामंडलम भी हमने ले लिया है उसके साथ साथ। चोलामंडलम NBFC है साउथ इंडिया की। बजाज फाइनेंस के साथ साथ हमारा ख्याल है कि चोलामंडलम अच्छा काम कर रही है। लास्ट 5-6-7 साल में वेलायन सुबैया जी के नेतृत्व में इन्होंने नॉट ओनली 20% से ज्यादा ROE दिखाई है, NPA कंट्रोल जबरदस्त रहा है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज, लेंडिंग मेरे ख्याल से एक जबरदस्त सेक्टर रहेगा रिकवरी का फायदा उठाने के लिए। दूसरा सेक्टर जहां पे बम्पर डिमांड दिख रहा है, हम किसी भी वेस्टर्न फॉर्च्यून 500 कंपनी से बात करें, IT सर्विसेज का डिमांड, पूरा डिजिटाइजेशन का जो सिलसिला है, विदेशी कंपनी डिजिटाइज कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज TCS लार्ज कैप्स में, हमने स्मॉल एंड मिड कैप में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में निवेश किया है। इंडियन कंपनीज के लिए डिमांड एनवायरनमेंट जबरदस्त है। ये प्रोबेबली बेस्ट डिमांड एनवायरनमेंट है इंडियन IT सर्विसेज के लिए सन 2000 के बाद। दूसरा जबरदस्त सेक्टर। और तीसरा स्पेशलिटी केमिकल्स, लास्ट 3 साल से हमारा काफी फेवरेट सेक्टर रहा है। पूरी दुनिया का स्पेशलिटी केमिकल्स का फोकस चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में अल्काइल अमीन्स और GMM फॉडलर 2 स्टॉक्स हैं जो इस बूम का फायदा उठा रहे हैं। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस दिन और बाजार के दौरान आपने अपना कीमती समय निकाला
और 4 बहुत ही बढ़िया निवेश के आइडियाज स्क्रीन पर प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 1 शून्य और जुड़ेगा आपके पीएमएस पोर्टफोलियो के एसेट अंडर मैनेजमेंट में सन 2021 के अंत तक, और सारे के सारे आपको और आपके दर्शकों को जी और सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया रिटर्न कमा के देंगे। तो चोलामंडलम फाइनेंस, आवास हाउसिंग, टीसीएस और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अल्काइल अमीन्स और जीएमएम फॉर्टनर आपको बढ़िया पसंद आते हुए दिख रहे हैं मुखर्जी साहब की तरफ से। चलिए अब जोड़ते हैं अपने मित्र लक्ष्मण रॉय साहब को। यहां पर उन्होंने कुछ खबरें भेजी थी दिल्ली से जो कि रिलेटेड हैं फिलहाल एथेनॉल के बिजनेस से। लक्ष्मण जी बताइए क्या खबरें आ रही हैं दिल्ली से? देखिए, खबर यह है कि अब से कुछ ही देर पहले शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच लंबी बैठक हुई है। ये जो बैठक हुई है उसमें 2 मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पहला मुद्दा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, इसको पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और ये मांग रखी शरद पवार ने इस बैठक में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पलटकर जब जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे एथेनॉल को लेकर के एक बड़ी पॉलिसी ला रहे हैं ताकि एथेनॉल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, और उस पॉलिसी की घोषणा हम जल्द करने वाले हैं। तो बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि सरकार बहुत जल्द एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर के एक पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह निकल कर आई कि शरद पवार ने कहा इस बैठक में कि आप हमें जो चीनी की एमएसपी है, जो कीमतें बेचने का जो न्यूनतम मूल्य है, उसको बढ़ोतरी करने की छूट दीजिए। तो उस पर आश्वासन अभी नहीं मिला है, लेकिन ये मांग चूंकि शरद पवार की तरफ से आ रही है कि चीनी की एमएसपी बढ़ाई जाए, तो इस मांग को सरकार भी थोड़ी सी गंभीरता से लेती है कि शरद पवार खुद चीनी सेक्टर के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और खुद कृषि मंत्री हैं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा के बाद ये बैठक खत्म हुई है। चलिए, ये बात तो पक्की है कि अगर चीनी के महकमे में कोई एक ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति है जिसकी साख उनके साइज से बड़ी है तो वो है शरद पवार साहब, और महाराष्ट्र में पूरा का पूरा शुगर सेक्टर उनकी तरफ देखता है कि वहां से जिस हिसाब से आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले। ये आपके सामने खबरें आती हुई दिख रही हैं। एथेनॉल के 3 सबसे बड़े लिस्टेड प्रोड्यूसर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो कि एक चीनी मिल है, बलरामपुर चीनी और आपके स्वान द्वारिकेश शुगर, ये 3 काउंटर्स हैं। साथ ही साथ जो एथेनॉल इक्विपमेंट बनाते हैं वो लोग हैं प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकोल। तो ये सारे काउंटर्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर मूव करते हुए दिख रहे हैं। और चीनी का एमआरपी बढ़ाने में एक और फायदा यूं है क्योंकि दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश जो आपको सन 2022 में इलेक्शन मोड में दिखेगा, वो भी चीनी के बाजार में बहुत ही बढ़िया काम करता हुआ दिखता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ग्रोइंग कैपेसिटी आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी और सबसे ज्यादा चीनी मेकिंग कैपेसिटी आपको दिखेगी महाराष्ट्र में। ये 2 हमारे शुगर बोल्स हैं। वीरेंद्र जी। शुगर स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, पूरी खबर को आपने समझा। मार्केट से डे हाई 16,127, निफ्टी बैंक 35,200 का जोन यहां पे है। आपकी स्क्रीन पे 2-3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन्फोसिस जिसका जिक्र अभी शैल जी ने किया, फिर मैंने डिस्कशन किया राहुल जी से, वो ऑल टाइम हाई पे सरकता हुआ। अच्छा, एक सेक्टर और छेड़ लीजिए, सीमेंट। मानस आपको याद होगा सुबह सुबह आज हमने प्रीएम्प्ट करते हुए 7800 की कॉल ली थी अल्ट्राटेक सीमेंट की, 151 पे थी, अभी वो ट्रेड कर रही है 207 पे। ये बताइए अल्ट्राटेक को यहां से कैरी करें या फिर कोई दूसरा सीमेंट स्टॉक कैरी करेंगे आप कल के लिए, या फिर कोई कैश की प्रेफरेंस हो तो वो बताइएगा। नहीं, देखिए मैं तो बिल्कुल अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ देखूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट बिल्कुल क्लियर है। 7740 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा तो समझना है कि ये स्टॉक कम से कम 8,000-8,050 के स्तर को टेस्ट करने की कोशिश करेगा आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 7740 कर लें। अब आपके सामने 3:13 हो ही चुके हैं और बीटीएसटी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट, रचना जी बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? जी मेरी नजर जो है वो कल के लिए जो कैरी कर रहा है उसमें आईसीआईसीआई बैंक पे है एंड आईसीआईसीआई बैंक में मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा। फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक ये 683 को सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये 695 का पहला टारगेट था लेकिन वो बहुत नजदीक आ चुका है। तो सेकंड टारगेट 700 एंड उसके बाद 705।
चलिए, ये आपके सामने रणनीति आईसीआईसीआई बैंक पर आती हुई दिखिए। ध्यान दीजिए, ये रिकॉर्ड हाई ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। नतीजे बहुत ही शानदार थे और अब बैंकिंग स्टॉक्स में एक बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। अब जोड़ते हैं यहां पर राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? शरण जी, वैसे तो पूरा बाजार ही पसंद आ रहा है, लेकिन उसमें से जो सिलेक्ट करना है वो है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में से टाटा मोटर। अगर इसका मैं ऑप्शन का डेटा देख रहा था, इसमें काफी बड़ी अनवाइंडिंग कॉल राइटर्स की होती हुई दिख रही है और पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि स्टॉक में अब यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ से हमें कल के सेशन में आते हुए दिख सकता है। तो टाटा मोटर बाय करेंगे 299 के स्टॉप लॉस से। टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 315। अगर किसी को चाहिए तो 310 का कॉल ऑप्शन लेके भी इस ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। हमें लग रहा है टाटा मोटर का मूव कल के सेशन में अच्छा आते हुए दिखेगा। और कैश सेगमेंट में मुझे अरविंद लिमिटेड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 108 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में कल के सेशन में ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है और ये स्टॉक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 120 रुपए तक के। तो 105 के स्टॉप लॉस से अरविंद को भी बाय किया जा सकता है। अच्छा, अरविंद आपकी अगर आप देखें कैश में प्रेफरेंस है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, एसबीआई में तेजी है तो एसबीआई लाइफ में भी तेजी है, आईसीआईसीआई में तेजी है। तो अगर आप देखें इसकी समूह की कंपनियां, आईसीआईसीआई प्रू देखिए 653.60, ये भी हाई पर ट्रेड करती है। दैट्स गुड। तो कॉम्बिनेशन अगर आप देखें काम करते हुए। श्रीकांत जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए, ट्रेड टू कैरी फॉर टुमारो, बीटीएसटी ट्रेड या एसटीबीटी ट्रेड आपका? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न बने हैं और जैसे राजेश ने बताया वैसे ही मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में अगर तेजी बनेगी तो काफी एक ब्रॉड बेस्ड तेजी बनेगी। और करंट लेवल से बैंक स्टॉक्स में हमने काफी चर्चा कर ली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सीपला पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक अगर आप देखें तो इसने लोअर लेवल से काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसने रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है और इस फॉर्मेशन के बाद के जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं 980 से लेकर 1000 के। तो करंट लेवल से सिप्ला को बाय करके चल सकते हैं। 928 930 के करीब ट्रेड कर रहा है। 920 का स्टॉप लॉस रखें और 960 से लेकर 980 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। प्रकाश क्या सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल वीरेंद्र, सुबह जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन है और बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा, तो वैसा ही हुआ। 2 बजे मैंने दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका टारगेट भी अचीव हो चुका। अब भी मैंने चुना है बैंकिंग क्षेत्र से एक्सिस बैंक। इसका जो टारगेट है करीब 750 का है, उसके बाद 760 भी पॉसिबल है। स्टॉप होगा 725 730 बस। एक्सिस बैंक में तेजी है, मोमेंटम है, बॉटम आउट हो चुका। जो स्ट्रक्चर इंटरनली है उसके हिसाब से लगता है इसमें तेजी अब शुरू हुई है एक्सिस बैंक। जी, यूं समझिए आप आईसीआईसीआई बैंक में रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं। एसबीआई एक ऐसा स्तर छू रहा है जहां पर आपने पहले उसका प्राइस नहीं देखा, तो एक्सिस बैंक क्यों पीछे छूट जाएगा? और यही कारण कि गावा साहब आपको वहां पर एक बुलिश लॉन्ग कॉल देते हुए। अब बारी है मानस जायसवाल साहब की। 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक टाटा मोटर्स और अरविंद मिल्स पर हमारा ध्यान। मानस जायसवाल साहब, आप क्या लेके जा रहे हैं घर? देखिए, मेरा समझना है कि बजाज फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। बजाज फाइनेंस 2 दिन करेक्ट हो गया, स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया नीचे के साइड पे और वहां पर ही सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे 6300 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहां पर खरीदारी करिए, 6500 का टारगेट सेट करिए, 6240 के स्टॉप लॉस रखिए। फिलहाल हमारे पास 5 बीटीएसटी ट्रेड्स हैं जो एक बार आपको स्क्रीन पर हम लोग दोबारा दिखा देते हैं। 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स लेके जा रहे हैं और वो क्यों ना हो। निफ्टी बैंक देखिए 500 अंक ऊपर 35205। आपके सामने एक और बुलिश कॉल आ रही है बजाज फाइनेंस पर जायसवाल साहब की तरफ से। फ्रेश रिकॉर्ड हाई का लक्ष्य 6500। टाटा मोटर्स और अरविंद कैश में आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राजेश पालविया साहब की तरफ से। और फार्मा स्पेस में सिप्ला एक लॉन्ग कॉल दिख रहा है श्रीकांत चौहान साहब को। तो ये है बीटीएसटी ट्रेड्स कल के सत्र के लिए। उम्मीद की जाती है कि जिस हिसाब से आप मोमेंटम देख रहे हैं ये कंटिन्यू होता जाएगा। हमारे साथ अगर निफ्टी स्क्रीन पर दिखाएं डायरेक्टर साहब, 250 अंक की तेजी। बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार 250 अंक का इजाफा हम लोगों ने क्या देखा। और अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो आपको दिखेगा हर 15 मिनट की जो कैंडल है
वो दिन के उच्चतम लेवल पर ही बनती हुई दिखी है। एक सीधा ट्रेंड डे आपके सामने बनता हुआ, जी हां। और अगर आप इसको कैंडल से तब्दील करेंगे तो आपको दिखेगा कि हर 15 मिनट में एक हायर कैंडल आपको बनती हुई दिखी है। ताबड़तोड़ तेजी चौतरफा। अगर होता इसमें कुछ और बढ़िया तो ये हो सकता था कि आप वॉल्यूम्स और आते हुए देखते। आज के दो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC। इनमें 1732 और 1440 करोड़ का टर्नओवर आपने आते हुए देखा। 2500 करोड़ होता तो आपके सामने 16500 बहुत जल्दी निकट था। वीरेन जी, खूबसूरत कैंडल है ये निफ्टी की। तो जितना खून जला है जून और जुलाई में, उतनी ही खूबसूरत आपको ये कैंडल नजर आएगी। और आपकी स्क्रीन पर 16137 पे बहुत हद तक अगर आप देखें आज उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया। यहाँ पर SBI 446 पे डे हाई पे जाके क्लोज होता हुआ, और SBI की ये क्लोजिंग जो होगी वो आप समझ लीजिए कि होगी ऑल टाइम हाई पर। और अर्निंग से पहले ऑल टाइम हाई पे खड़े होना हमारे व्यूअर्स के लिए, एक बात फिर बता दूं, यहाँ पर आप ऑल टाइम हाई पर भी क्लोज हो रहे हैं, प्लस आप एक इवेंट को प्ले करने जा रहे हैं, जैसे कि सुमित ने कुछ देर पहले आपको अर्निंग्स को समझाया। राहुल जी, आपके मुखमंडल से एक बार फिर से जानना चाहेंगे, SBI को प्रायर टू इवेंट्स आप कैसे प्ले करेंगे, और चाहे वो फ्यूचर या फिर ऑप्शन, कुछ भी बता दीजिए। इनफैक्ट पालवे साहब आप बता दीजिए, राहुल जी से मेरे ख्याल से संपर्क टूट गया है। तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, जिस तरीके से मूड माहौल मार्केट का सेट हो चुका है, बिल्कुल तेजी ही करके जाना चाहिए SBI में, क्योंकि जिस तरीके से अब स्टॉक अपने देखें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट देखे नियर टर्म चार्ट पे अब ये सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक में यहाँ से 460 तक की अपसाइड यहाँ से ओपन होती हुई दिख रही है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, पोजीशन कैरी करें। और यहाँ से अब जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे वो आएगा करीब 439 के आसपास। अगर जिन्होंने अभी भी पोजीशन नहीं भी ली है तो ऑप्शन के थ्रू भी इसमें ट्रेड किया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है कि 450 का कॉल ऑप्शन भी कैरी किया जा सकता है। 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है 460 तक तो ये अपसाइड कंटिन्यू होगी, तो इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 24 रुपए तक के। करंट लेवल से 11 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। के सामने यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है SBI पर। वीरेन जी, SRF एक नया ध्वज फहराता हुआ 9000 के ऊपर, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 9075। SRF की क्या कहें शैल जी, अब SRF पे आप देखें तो 9078, ये अलग ही कैटेगरी का, अलग ही पेडिग्री का स्टॉक है। 9075 है, अब इसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर रही है। लेकिन एक बात तो है शैल जी के अर्निंग्स के आधार पर जब ये स्विंग देना शुरू करता है, चाहे वो ऊपर की तरफ चाहे वो नीचे की तरफ, वो बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। श्रीकांत, अब शायद अगर मैं भी एक ट्रेडर होता या फिर इन्वेस्टर होता, मैं शायद छूने की हिम्मत ना करता। लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए लॉजिकल टारगेट क्या होगा आपका? वीरेंद्र, देखिए, अगर किसी भी ऐसे एक स्टॉक को देखता हूं कि जो नए न्यू टेरिटरी में आ चुका है और उसमें अगर कोई प्राइस अगर एक्सपेंशन अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या उसे वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और उस प्राइस के साथ साथ प्राइस एक्सपेंशन, उस वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस एक्सपेंशन कितना बड़ा है, वो दो चीजें बहुत मायने रखती है। और अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो ये दोनों चीजें इसमें काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर करंट लेवल से वैसे ट्रेडिंग के लिए लेना वैसे काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे अगर किसी के पास पड़ा है तो मुझे लगता है कि रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें चेंज इन हैंड्स हुआ है, किसी ने शायद इसे बेचा है, लेकिन और किसी बड़े एक्सपर्ट ने इसे और ऐड किया है। तो करंट लेवल से अगर एक्सटेंशंस ड्रॉ करें तो वीरेंद्र, मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 10,000 के लेवल्स हमें छूते हुए दिखाई देगा। 5 डिजिट में SRF का इंतजार कीजिए और श्रीकांत चौहान साहब को उसी दिन घी और शक्कर भेजा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन। वापस निफ्टी पर नजर डालते हैं। 252 अंक ऊपर 16,138। डायरेक्टर साहब, जरा एशियाई यूरोपीय बाजार दिखाइए, देखते हैं किस तरीके की तेजी वहां पर दिख रही है। US फ्यूचर्स आपके सामने चल रहे हैं, 164 अंक का इजाफा डाउ पर, लेकिन कोई खास मूवमेंट आपको जर्मन बाजार के अलावा नहीं दिख रहा है। फ्लैट ट्रेड कर रहा है यूके का बाजार FTSE के थ्रू, और आप देखिए कि जर्मन मार्केट्स आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। फ्रांस का बाजार 1% के आसपास ऊपर। यहां पर जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, आज तो यूं समझिए बाजार ने आपको छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं,
लगभग 1.5% का इजाफा निफ्टी पर, रिकॉर्ड हाई और रिकॉर्ड क्लोज। कल के लिए क्या करना है? देखिए, कल के लिए भी तेजी करनी है। कल भी अगर हमें कोई करेक्शन देखने को मिल जाए, देखिए हम इस ब्रेकआउट को नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, काफी बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। इस फ्लैग पैटर्न की टारगेट आते हैं 16,750, 16,800 के, तो यहां से भी 600 से 700 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो कल अगर कोई गिरावट मिलेगी तो भी खरीदारी करेंगे, और मेरा समझना है कि अब जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन जाएगा। तो 15,900, 950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो कभी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, और इस मंथ के जो मेरे टारगेट है वो 16,500 के आसपास करेंगे। फ्यूचर्स लॉन्ग करें या कोई कॉल आप एडवाइस करेंगे मानस जायसवाल साहब? देखिए, मैं तो कॉल एडवाइस करूंगा, और 16,200 का जो कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा, मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। 26 अगस्त का जो एक्सपायरी है वहां पर आपको कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 169 के भाव चल रहे हैं, उसमें खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 120 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपए तक के भाव आपको 26 अगस्त वाले 16,200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, स्क्रीन पर 170 पर चहकता हुआ 16,200 का कॉल आपके सामने स्क्रीन पर। ये तो हाल हुआ निफ्टी का। जायसवाल साहब, कुछ बैंक निफ्टी पर आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, बैंक निफ्टी में जैसा अभी गाबा जी ने बोला था कि यहाँ पर भी एक कैचअप रैली देखने को मिलेगी, और एक अहम रेजिस्टेंस 35,150 का ब्रेक हुआ है। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 36,000 का होगा। तो 36,000 के लिए आपको ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन होगा, मेरे ख्याल से अगर हम एट द मनी देखें तो 35,200 का कॉल ऑप्शन या 35,300 का कॉल ऑप्शन लीजिए 26 अगस्त वाला, तो वो बेहतर रहेगा। वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 600 रुपए के भाव चल रहे हैं, उसमें खरीदारी करिए। 480 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 850 और 900 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, और शायद अगले हफ्ते आपको ये प्राइस देखने को मिलेंगे। चलिए, दोनों इंडिसेस पर आपको ऑप्शंस के थ्रू कॉल्स जनरेट होती हुई दिख रही हैं, और श्रीकांत चौहान साहब के पास मात्र 20 सेकंड हैं डीमार्ट पर रिकॉर्ड हाई पर शानदार कॉल देने के। बिल्कुल जी, तो मैंने डीमार्ट के लिए इसके लिए आपको पूछा क्योंकि अगर आप इसके ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट को देखते हो तो ये चार्ट इज सिमिलर टू द चार्ट ऑफ एसआरएफ। तो जैसे एसआरएफ में एक एक्सपेंशन हुआ था प्राइस का और वॉल्यूम का, सिमिलरली डीमार्ट में भी हुआ है, और मुझे लगता है कि डीमार्ट भी आने वाले दिनों में हमें इतने ही अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन बेस्ड ऑन टेक्निकल्स में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल फॉर्मेशन उतना ही स्ट्रांग है, और करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे बाय किया जा सकता है, क्योंकि 3500 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस किया है। नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 3750 के। चलिए, बाय कॉल डीमार्ट पर। आज आपने निफ्टी को पार्टी करते हुए देखा है, फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने, और हीट मैप के जरिए आपको पता चलेगा कि क्या शानदार आपने तेजी देखी। 4:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। लगभग समझिए 200 से ज्यादा पॉइंट का आपने मूव आते हुए देखा। निफ्टी 50 पर 1.5% की वृद्धि मध्य के मई में हम लोगों ने इतनी तेजी देखी थी। निफ्टी बैंक आपको लगभग 500 पॉइंट की रैली जाता हुआ दिखा है, और दोनों इंडिसेस पर आपको इन लेवल्स पर खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। आज देखिए किस आराम से मिड कैप इंडेक्स शांत हो गया, क्योंकि आज फ्रंटलाइन ब्लू चिप्स का दिन था। निफ्टी बैंक एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप अगर हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं तो जब बाजार खुला था लगभग 70 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर, तो आपने सिर्फ यहां तक हरा निशान देखा था। अब देखिए जैसे जैसे बाजार आपको और तेजी में बंद होता हुआ दिखा, लगभग समझिए कि 44:6 एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, यानी कि हर 7 बढ़ने वाले शेयर्स के सामने निफ्टी में सिर्फ एक गिरने वाला शेयर है। और नीचे के अगर आप लेयर देखेंगे तो आपको कोई भी चिंता का विषय नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ मुनाफा वसूली है, और वो भी बहुत कम। तो शानदार मोमेंटम नतीजों से पहले रिकॉर्ड हाई टाइटन पर। HDFC में बढ़िया रिवर्सल 200 DMA से यहाँ पर एक अच्छे आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिखी राहुल शर्मा साहब की तरफ से और भसीन साहब की तरफ से। बढ़िया मोमेंटम FMCG काउंटर्स, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अन्य कई काउंटर्स में डाबर के नतीजों के बाद। सीमेंट मजबूत है, अल्ट्राटेक सीमेंट 7,900 के करीब नतीजों से पहले बाहर थी चहकता हुआ, और SBI में आपने रिकॉर्ड क्लोज आते हुए देखा। साथ ही साथ एक्सिस, ICICI और कोटक महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया साथ दिया आपको आज निफ्टी का। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर हल्का सा लाल निशान है? JSW स्टील और टाटा स्टील, कोई भी चिंता का विषय नहीं, बहुत ही मामूली मुनाफा वसूली होती हुई। यही हाल सूरते आपको दिखेगा
श्री सीमेंट पर। अब दिखाइए डायरेक्टर साहब, आप कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर बढ़िया रैली होते हुए दिख रहे हैं, जहां पर हमारे दर्शकों की नजर जानी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन देखिए बिल्कुल बराबर का, आज 1:1 का रेशियो फिलहाल स्क्रीन पर। फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालिए, सुवेन लाइफ साइंसेज आपको लगभग 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मिड कैप फार्मा में अच्छी चहक आज। स्ट्राइड्स आपको अब एफएनओ का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा, 788 का प्राइस। जीएसके फार्मा और सोलारा एक्टिव भी आपको 5 और 2.5% बढ़ते हुए दिखेंगे। सरकारी बैंक्स में जबरदस्त खरीदारी आज एसबीआई के चलते जो रिकॉर्ड क्लोज पर बंद हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक में आप लगभग समझिए 1.25 से 2% की तेजी देख रहे हैं। केमिकल शेयर्स की तेजी देखते ही बनती है। जो नतीजे आपने दीपक नाइट्राइट के आते हुए देखे उन पर अच्छा इजाफा बालाजी अमाइंस ने लगाया, आज 0.3% ऊपर। नोसिल नतीजों के बाद 4% दौड़ा। तिरुमलाई केमिकल्स में भी आपने बढ़िया तेजी देखी। रियल्टी काउंटर्स और मजबूती से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर आपको बैंगलोर बेस्ड और मुंबई बेस्ड रियल्टी काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम दिखेगा। ये था आज के मिड कैप्स का नतीजा, लेकिन किस हिसाब से एफएनओ ट्रेड्स में आपने बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है और कहां मोमेंटम आपके लिए कल आएगा, ये पकड़ते हुए दिखेंगे वीरेन जी। जी स्ट्राइक्स तो अगर आप देखिए नया स्टॉक व्यू था, डेरिवेटिव में शामिल हुआ, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। उसके बाद अगर आप देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है आज इस सेशन में। यूबीएल पे नजर रखिएगा। उसके बाद डाबर जहां पे अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट रहा, 16% का ओवर एडिशन, ये काफी स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद एफएमसीजी बास्केट में ही ब्रिटानिया, यहाँ करीब 13% का ओवर एडिशन। उसके बाद अशोक लेलैंड करीब 10% का ओवर एडिशन। और साथ ही साथ अगर आप देखें पिडिलाइट और एसबीआई लाइफ, ये 2 स्टॉक्स और ऐसे थे जहां पे अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग ओवर एडिशन हुआ। और एक और स्टॉक अगर आप देखें चलते देख लीजिएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें आज करीब 7% का एडिशन हुआ और ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ। और साथ ही साथ पूरी बैंकिंग बास्केट स्पेशली एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, इन 4 स्टॉक्स ने अगर देखें बैंकिंग बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खींचा। और बैंकिंग में ओवरऑल 2.8% और आरबीएल में आज खराब नंबर्स के बाद सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई। शैल जी, सीधा सौदा की टीम कैसी रही रिटर्न्स शैल जी आज? तो वीरेन जी, धाकड़ कमाई हमारे दोनों कप्तानों ने आपको करके दी है। नीरज जी की टीम आपके सामने प्रस्तुत है, 4.2% का रिटर्न नीरज जी ने कमाया है और 2.1% का रिटर्न आशीष जी की टीम से आपने अर्जित किया। कौन कौन से काउंटर्स जहां पर ताबड़तोड़ तेजी थी? जरूर नाहर पॉली, जी हाँ, देखिए 20% ऊपर नीरज जी की टीम के पहले 2 काउंटर्स आपको सर्किट पर लगते हुए 20 और 5% दोनों नतीजों के हिसाब से। बारबेक्यू नेशन के नतीजे बाजार में आए, लेकिन ओपनिंग अप ट्रेड नीरज जी ने खेला और सतलज टेक्सटाइल्स भी टेक्सटाइल थीम पर बढ़िया काम करता हुआ दिखा, 0.4% ऊपर। ओवरऑल नीरज जी ने 4.2% रिटर्न कमाए। आशीष जी की टीम में आपने नतीजों के आधार पर नोसिल और सीजी पावर का हिस्सा लेते हुए देखा और नतीजों के आधार पर आरबीएल बैंक पर सेल कॉल था, जहां पर आपने 3.6% की वृद्धि कमाई और पीवीआर में भी आपने एक सेल कॉल आता हुआ देखा। ओवरऑल रिटर्न 2.1%। आज की बाजी नीरज जी के नाम। वीरेन जी। जी हाँ, बाजी तो आज इक्विटी के नाम पूरी भी रही शैल जी। 4% नीरज जी, आशीष 2%, 6% सभी व्यूअर्स के हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी की ताबड़तोड़ चाल। लेकिन इक्विटी से निकल के देखते हैं क्या रहा कमोडिटीज का हाल। दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली बताइए। वीरेन, आज कमोडिटीज वाले भी इक्विटीज ही देख रहे हैं क्योंकि सारी रौनक और एक्शन इक्विटीज में ही है, क्योंकि कमोडिटीज में आज दबाव वाला सेशन है। सोना चांदी हो, बेस मेटल्स भी क्यों ना हो। इनफैक्ट आज आपको 3:30 नहीं 4 बजे तक एक्सटेंड करना चाहिए था अपना शो। दीपाली जी, ऐसा करते हैं, अब गला दुख चुका है, अब आपकी बारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है क्योंकि 2 बजे जो आपने पारी शुरू करी और बहुत ही शानदार नोट पर वो क्लोज हुई है। तो कमोडिटीज की चर्चा करेंगे। फोकस हमारा बेस मेटल्स पे रहेगा क्योंकि यहाँ पैसा बना है और दबाव थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। डिप्स पे क्या खरीदारी करनी है या कोई और रोक रखना है, इस पर ही फोकस हमारा रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप में।